हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को देखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। होप कि आपने जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर और हेलोएल्केन के जो वीडियोस थे उसको देख लिए होंगे और अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और आपको सारे रिएक्शंस अभी याद होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी तो मैं उनको बार बार नहीं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के थ्रू रिवाइज करना। सबसे पहला रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आपको दिखता है कि यहाँ पे एक एल्कीन दिख रहा है आपको, जिसमें रिएक्शन जो की गई है वो H2O और H+ के साथ की गई है। मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई एसिड से ये H+ आया होगा और यहाँ पे वाटर है। क्या आपने रिएक्शन पहले देखा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मतलब आपने रिवाइज नहीं किया है। आपने रिएक्शन पहले ही हाइड्रोकार्बन में देखा था, जहां पे एल्कीन के साथ अगर वाटर और H+ का रिएक्शन होता था तो वहां पे मार्कोनी-कोव उसमें होता था और हम लोग उसमें सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद जो नेगेटिव पार्ट है उसको प्लस के साथ जोड़ देते थे। मतलब अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जाओगे तो हमने HBr वाला रिएक्शन देखा था, HCl HI वाला देखा था, मतलब जहां पे हेलोजन एसिड रिएक्ट कर रहा था एल्कीन के साथ। वहां पे क्या करते थे, मार्कोनी-कोव लगा सकते थे लेकिन लगाते नहीं थे क्योंकि उसमें गलती हो सकती है, इसलिए हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते थे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन तक जाते थे। फिर हम लोग प्लस के साथ जो भी नेगेटिव पार्ट होता था, जैसे HBr अगर है, HCl है तो नेगेटिव पार्ट उसमें XI हो गया, मतलब हेलोजन वाला पार्ट हो गया, उसको जोड़ देते थे। उसी के नीचे हमने दो रिएक्शन देखी थी, एक H2SO4 के साथ, वहां भी हम लोग H हटा के जो नेगेटिव पार्ट बनता था OSO2OH उसको हम लोग जोड़ देते थे, ठीक है। और उसके नीचे ही आपने ये रिएक्शन देखी थी जहां पे एल्कीन का रिएक्शन आपका H2 और H+ के साथ किया गया था, जहां पे भी हम लोग यही करते थे कि मार्कोनी को वहां भी लगा सकते थे लेकिन लगाते नहीं थे क्योंकि इसमें गलती होती है। इसमें हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़ते थे, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते थे, मतलब यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, तो हम लोग 2 डिग्री प्रीफर करेंगे, तो इसलिए हम लोग इस कार्बन पे डालेंगे उसको। उसके बाद जो नेगेटिव पार्ट यहां पे होगा वो क्या होगा, OH नेगेटिव होगा, उसको हम लोग उस प्लस वाले पे जोड़ देंगे। ऐसे हम लोग करते थे रिएक्शन। मतलब इस केस में अगर आप आंसर की बात करते हो तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ दोगे, उसके बाद आप यहां पे प्लस डाल सकते थे या फिर यहां डाल सकते थे, तो इसको प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री हम लोग प्रीफर करेंगे। उसके बाद जहां पे प्लस आया है वहां पे आप नेगेटिव पार्ट जोड़ते थे, तो H2 से जो नेगेटिव पार्ट आएगा वो OH नेगेटिव आएगा, तो उसको आप यहां पे जोड़ोगे तो यहां पे आपका बन जाता था CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड। इस पे प्लस ले रहे हो तो मतलब इसमें नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के साथ क्या पार्ट जुड़ जाएगा, H+ अपना जुड़ जाएगा, तो अपना यहाँ पे हो गया CH2 पहले से था 3 हो गया ये। इस तरीके से आप यहाँ पे अल्कोहल बना सकते हो। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने पहले कर लिया, तो मैंने इसको फिर भी अच्छे समझा दिया। आपको होप याद आ गया होगा कि मैंने कौन से आपके 3 रिएक्शंस आपको रिवाइज करवाए अभी, तो उसको देख लेना। तो मैंने इसको बता दिया आपको क्या करना है। सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो करवाते हुए सबसे स्टेबल तक जाओगे, ठीक है। 2 डिग्री है तो 3 डिग्री अगर पॉसिबल है तो वहां तक जाओगे। उसके बाद जो भी पॉजिटिव जिस पे आ रहा है उस पे आप नेगेटिव पार्ट को जोड़ दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अल्कोहल यहाँ पे बनाना है। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे बन गया। अब एनसीईआरटी खोल के देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज लिखी हुई। तो जैसे ही एनसीईआरटी खोलते हो, मैंने ये बोला था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का ये पहला रिएक्शन है जहां पे आपको पता चलता है कि एल्कीन से हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल्स को। कैसे बना सकते हैं, बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, मतलब कि यहाँ एसिड के प्रेजेंस में आप हाइड्रेशन करवा दो। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, H2 का एडिशन करवा दो। यहाँ पे मैंने क्या बोलता, मार्कोनी को यहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन लगाते नहीं, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हुई तो मार्कोनी को से आपका गलत आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने समझा दिया कैसे रिएक्शन करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कैसा टाइप का रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपका H+ है। इसको अभी हम लोग नीचे देखेंगे, एनसीईआरटी ने अपना मैकेनिज्म दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म से कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। उसको जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपको कैसे कैसे रिएजेंट देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, मतलब वाटर का तो एडिशन होगा तो आपको H2O तो देखने को मिलेगा। तो H2O के साथ आपको एसिड भी देखना चाहिए, तो या तो वो एसिड को डायरेक्टली लिख देते हैं H2SO4 या फिर उससे सीधे सीधे H+ निकाल के आपको देते हैं। तो ऐसे रिएजेंट भी लिखा हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर वो H2O H+ को मिला के सीधे सीधे H3O+ भी लिख के दे सकते हैं। और अगर ये तीनों रिएजेंट में से कोई भी दिया हुआ है और एल्कीन के साथ रिएक्शन है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हाइड्रेशन करवाना है, कार्बोकेटाइन बनाते हुए आपको OH को जोड़ना है, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं और मैकेनिज्म से कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे डाउट आ सकती है पहला लाइन पढ़ते हुए कि यहाँ पे देखो, पहले तो बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप्स है। तो 3 स्टेप में ही काम होता है, याद होना चाहिए कि पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है। तो मैं आपको कंपेयर करते हुए बताऊंगा। पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होता है, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने पहला कंपेयर कर लिया कि स्टेप 1 में आपका प्रोटोनेशन होगा, स्टेप 3 में आपका डीप्रोटोनेशन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ H+ ऐड करोगे, यहाँ से H+ निकालोगे। आगे समझ। दूसरा पॉइंट कि इसमें अभी आपने देखा था कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन किस स्टेप में बनता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पहले स्टेप में ही कार्बोकेटाइन बनता है। जब आपने प्रोटोनेशन करवाया एल्कीन का, उसी स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन भी बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपने देख लिया। अब जो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है पॉइंट वो ये है कि यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो H3O+ के थ्रू हो रहा है। अब बहुतों को पता हो सकता है और बहुतों को नहीं पता हो सकता कि जो H3O+ है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता नहीं। तो यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट लिखा है वो ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे अटैक हो रहा है H3O+ के थ्रू, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अभी भी H+ ही है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कोई पूछे आपका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है तो H+ ही बोलोगे। हो किसके थ्रू रहा है, तो H3O+ के थ्रू जा रहा है, मतलब अटैक को डायरेक्टली नहीं कर रहा है, H3O+ के थ्रू जा रहा है पहले और फिर H+ उसको दे रहा है और कार्बोकेटाइन बना दे रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो अगर कभी ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और H3O+ और H+ दोनों हो, तो आपको ध्यान रखना है कि H3O+ अपना इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, H+ होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ तो प्लस चार्ज है तो दोनों तो होने चाहिए थे, लेकिन H3O+ के पास अगर आप इलेक्ट्रॉन देखने जाओगे तो उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन पहले से, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है आपका, ठीक है। ऑल्सो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वो ले। तो ये मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। उसके बाद एक बताया था कि पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक H3O+ करवा रहा है, स्टेप 2 में आपको ध्यान रखना है कि स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाटर करवाता है।
ठीक है। H3O प्लस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाता है स्टेप 1 में, वाटर करवाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्टेप 2 में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद है तो इसमें से वो कैसे भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बना के दे दे आप कर लोगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का पहला रिएक्शन हमने देख लिया और जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब वापस से हम लोग रिएक्शन को अभी खोलते हैं और देखते हैं दूसरा रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन आप जैसे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ फिर से आपको एक एल्कीन दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इस बार आपको डाइबोरेन दिख रहा है। आगे जाओगे तो आपको और क्या दिख रहा है, पेरोक्साइड दिख रहा है और OH नेगेटिव भी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे H2O भी लिखा हो सकता है। तो पेरोक्साइड दिख जाए, NaOH या फिर OH नेगेटिव दिख जाए, मतलब या तो सिर्फ वो NaOH लिख के दे सकते हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर दिखा, या तो सीधे सीधे आपको H2SO4 लिख के दे सकते हैं या फिर H+ लिख के दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वो आपको NaOH लिख के दे सकते हैं या फिर OH नेगेटिव लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डाइबोरेन दिख जाए, H2O2 और NaOH या फिर OH नेगेटिव दिख जाए, आपको याद करना है कि ये कैसा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहला तो आपको रिएक्शन देखते नाम याद आना चाहिए कि अगर डाइबोरेन है, H2O2 मतलब पेरोक्साइड है और NaOH या फिर OH नेगेटिव है, अगर ये तीन रिएजेंट मुझे दिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे मुझे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है, जिसमें बनता क्या था, अल्कोहल बनता था। इतना आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। मैंने यहाँ 2 स्टेप में लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने 2 स्टेप बताया, तो अगर मान लो कभी AB करके पूछे तो आपको आना चाहिए कैसे बनाना है। तो अगर आपको ये रिएक्शन देते हैं तो जनरली आपसे अल्कोहल बनाने के लिए बोलेंगे। तो अल्कोहल बनाने का सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि देखो जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम बता दिया मैंने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपको एंटी मार्कोनिकोव के थ्रू OH लगाना पड़ता है। और आपको अगर हाइड्रोकार्बन याद है तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि मार्कोनिकोव हम लोग पहचानते तो हैं लेकिन लगाते नहीं है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं, उसमें गलती नहीं होती है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है और एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग OH को जोड़ देना है, ठीक है। जो कि क्या कहता है, वो ये कहता है कि जहां पे H ज्यादा है पाई बॉन्ड के उस कार्बन पे आपको OH को जोड़ना है या नेगेटिव पार्ट को जोड़ना है जहां पे H ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सीधे सीधे पाई बॉन्ड को तोड़ना है और OH को जोड़ देना है वहां पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे OH जोड़ दोगे, यहाँ पे H को जोड़ दोगे तो H2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो वो बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मार्कोनिकोव के थ्रू OH देखो कहाँ पे जोड़ा है, एंड वाले कार्बन पे जोड़ा है, लेकिन इस केस में OH यहाँ पे जोड़ा था, ये डिफरेंस आता है, ठीक है। मार्कोनिकोव में, एंटी मार्कोनिकोव में, मार्कोनिकोव लगाते नहीं है, उसमें कार्बोकेटाइन बनाते हैं, एंटी मार्कोनिकोव में लगाते हैं, ठीक है। सिंपल याद रखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव हमें करना है, उसके अकॉर्डिंग OH को जोड़ना है, ठीक है। सिंपल इतना याद रहेगा। पहचानना कैसे है, अगर आपको डाइबोरेन दिख जाए, पेरोक्साइड दिख जाए, OH नेगेटिव दिख जाए, ये 3 रिएजेंट अगर दिख जाए तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, अगर एल्कीन आपका मेन रिएक्टेंट है। अच्छा भी आपने ये तो बता दी कि अगर हमसे सीधे सीधे फाइनल आंसर पूछ दे, मतलब फाइनल अल्कोहल पूछे तो हमें कैसे एंटी मार्कोनिकोव से आंसर देना है, लेकिन अगर ये हमसे ये ट्राई अल्काइल बोरेन जो यहाँ पे बनता है वो पूछते हो तो कैसे आंसर देना है। तो आपको सीधे से याद रखना है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था डाइबोरेन, वो असली में कैसे एग्जिस्ट करता है। इसमें 2 बोरेन के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, मतलब 2 BH3 का जो मॉलिक्यूल है वो जुड़ा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारे के सारे जो बोरोन पे हाइड्रोजन लगे हैं उसको हटाना है और उसकी जगह इसको जोड़ देना है, बस जोड़ते समय पाई बॉन्ड को आपको हटा देना है। तो आप जो लिखोगे वो ऐसा लिखोगे कुछ CH3 CH और सबका वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए CH2Br, ठीक है। और ये 3 बार जुड़ेगा आपका, क्योंकि Br में 3 हाइड्रोजन था, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो हाइड्रोजन 3 बार था तो इसको भी आपको 3 बार यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था सब वैलेंसी कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे H था, देखो इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी हो, 3 ही हो रही, तो मतलब यहाँ पे H2 हो जाएगा और इसके पास CH2 3 पहले से और Br के साथ ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, इसलिए इस पर एक और हाइड्रोजन हम लोग नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको आंसर लिखना है सीधे तो ऐसे होता है, बाकी मैं एक बार आपको एनसीईआरटी समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको फाइनल आंसर पूछे अल्कोहल तो आपको एंटी मार्कोनिकोव के थ्रू आंसर देना है, मेनली आपसे ये पूछेंगे। अगर आपसे कभी ये पूछते तो उसमें आपको ट्राई एल्काइल बोरेन बनाना पड़ता है, मतलब कि जो बोरेन मॉलिक्यूल है उसमें BH3 होगा, ठीक है। तो उसमें 3 हाइड्रोजन है तो उसकी जगह आपको 3 हाइड्रोजन की जगह आपको ये ग्रुप लगा देना है, बस पाई बॉन्ड को हटा देना है और कार्बन की सारी वैलेंसी आपकी कंप्लीट होनी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में सेक्शन को कैसे दिखाया है। तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, अगर सीधे सीधे फाइनल आंसर पूछ दे तो इसमें अल्कोहल बनता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था, एंटी मार्कोनिकोव से बताना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे आपको नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना है, तो वो हमने पहले ही कर लिया था। अच्छा, उसके बाद दूसरा चीज आपसे पूछ सकते थे कि यहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है वो बता दो, मतलब जो ट्राई एल्काइल बोरेन बन रहा है वो बता दो। तो आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, H3 होता है बोरेन मॉलिक्यूल में, तो उसको हटाओगे आप और उसकी जगह आप ये जो ग्रुप है पाई बॉन्ड को हटाने के बाद जोड़ दोगे, बस कार्बन की वैलेंसी सारी कंप्लीट होगी। तो वो मैंने आपको बताया था कैसे करना है, वो दिखा आपको यहाँ बता दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नीचे आओगे तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि जब आप एडिशन करवा रहे होते हो बोरेन का तो उसमें 2 चीज हो सकता है, मतलब ये अगर आप देखोगे इसको डाइबोरेन को हटा के देख रहे हो तो यहाँ पे एक H है और एक BH2 है, मतलब अगर मैं BH3 को खोल के लिखूँ तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ HBH2, ठीक है। तो जब एडिशन होगा तो इसका एक एडिशन अलग कार्बन पे होगा, इसका एडिशन अलग कार्बन पे होगा। तो एनसीईआरटी यही कह रही है कि जब बोरेन का एडिशन हो रहा है अपने डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पे, तो आपके पास डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है, एक ये, तो बोरोन आपका इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है। तो किस पे जोड़ना है, तो आपको बोरोन को उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, ये कहती है एनसीईआरटी। और इसी के कारण ये जो अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वो एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करता है। ये चीज आपका एक अच्छा एसर्शन रीजन बन के आ सकता है, जहां पे वो पहला एसर्शन बोल देंगे कि जो HBO है, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करती है। रीजन दे देंगे कि जो एडिशन ऑफ बोरोन है डबल बॉन्ड पे वो ऐसे होता है कि बोरोन
आपका sp2 कार्बन जो अपना डबल बॉन्ड वाला कार्बन था उस पर ऐसे जुड़ेगा कि जो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर जाके बोरोन आपका जुड़ता है। ठीक है, तो ये आपका रीजन हो जाएगा और ये एकदम सही चीज है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें 2 स्टेप में काम हो रहा है। पहला हाइड्रोबोरेशन होता है जिसमें आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है, दूसरा उस ट्राई एल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका फाइनली क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पहले हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो OH आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे OH सोर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है H2 भी है, OH नेगेटिव भी है जो कि NaOH से आ रहा है, तो इसमें सोर्स क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो OH का सोर्स है वो H2O2 है, पेरोक्साइड है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और हाइड्रोजन का सोर्स जो है यहाँ पे B2H6 मतलब डाइबोरेन है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है डाइबोरेन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो BH3 मतलब डाइबोरेन आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, जो आपका हाइड्रोबोरेशन हो रहा है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको मैंने रिएजेंट बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, सोर्स बता दिया, सब मैंने इस रिएक्शन का आपको कवर कर दिया। उसके बाद इस रिएक्शन में अल्कोहल जो बनता है अच्छी यील्ड में बनता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी पूछेंगे नहीं आपसे जनरली। अब वापस चलते हैं अपने रिएक्शन कॉपी पे और हम लोग अपना 3rd नंबर रिएक्शन देखते हैं। अगर आप 3rd नंबर रिएक्शन को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। तो इसको देखने से पहले एनसीईआरटी में कुछ और रिएक्शन है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि अल्कोहल को अभी तक हमने एल्कीन से प्रिपेयर किया 2 मेथड से। पहला हमने एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन किया, दूसरा हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किस मेथड से हम लोग एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन्स को कन्वर्ट करना अगर हमें अल्कोहल में तो हमें ये 2 मेथड पता होना चाहिए। तीसरा, अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें भी C डबल बॉन्ड O होते हैं वैसे कंपाउंड्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल में तो हम लोग बेसिकली रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन के लिए हमें रिएजेंट चाहिए जो कि रिड्यूस करवा। तो पहला आपका रिएजेंट जो हो सकता है वो हो सकता है आपका H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी मेटल हो सकता है, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। तो उसमें आप क्या करवाते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हो। पहला ये तरीका हो सकता है। दूसरा रिएजेंट आपको जो देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है LiAlH4। ठीक है, या तो अकेला दिया हो तब भी आपको वही करवाना है, या फिर H2 के साथ भी दिया है तब भी आपको वही करवाना है। तो पहला आपने देख लिया H2 हो इन द प्रेजेंस ऑफ कोई मेटल, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, जो कि उसका कैटलिस्ट होता है। दूसरा LiAlH4 हो, या फिर तीसरा NaBH4 हो। अगर ये तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख जाए और आपको सामने कार्बोनिल कंपाउंड दिख जाए, मतलब कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ईस्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे होगा रिडक्शन और बनाना होगा हमें अल्कोहल। ठीक है, बता दिया मैंने क्या क्या रिएजेंट आपको दिख जाए H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, LiAlH4 या फिर NaBH4, आपको करवाना है रिडक्शन। अगर आपके सामने जो रिएक्टेंट है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इनमें से कोई भी दिख जाए तो आपको क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। अच्छा, अब रिडक्शन कैसे करवाना है, तो एनसीईआरटी अलग अलग करके बात करती है। पहले वो एल्डिहाइड, कीटोन का बात अलग से करती है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का बात अलग से करती है, क्योंकि दोनों को कन्वर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए हम लोग अलग अलग ही देखें। सबसे पहले तो आपको क्या हो सकता है कि एल्डिहाइड दिख जाए या फिर कीटोन दिख जाए, और इनमें से कोई भी रिएजेंट, जो अभी हमने 3 रिएजेंट की बात की, कोई भी रिएजेंट अगर डला हो तो आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है जो भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है और HH जोड़ देना। अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं तो अगर मैं इधर लेके आता हूं आपको, यहाँ पे खाली जगह है, मान लेते कोई एक एल्डिहाइड है, ये मान लो एक एल्डिहाइड है और ये आपका एक कीटोन है। अगर आपको क्या करना है, मान लो कोई भी रिएजेंट दे दे, X मैं यहाँ लिख देता हूँ। X में क्या हो सकता है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम हो सकता है, LiAlH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है। ठीक है, करना क्या है, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, HH जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले से H होगा वो मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो C यहाँ पे H मैंने जोड़ दिया, पहले से H होगा तो उसको काउंट कर लेना, और यहाँ H था तो H ही रहेगा, और यहाँ पे आपका OH आ गया, तो आपका क्या बन गया, ये इथेनॉल बन गया। इसको देखूंगा तो यहाँ पे भी सेम चीज, पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, H जोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी COH हो गया, अभी यहाँ पे H एक आ गया, पहले से H होगा तो उसको काउंट कर लेना, तो ये आपका ये भी क्या बन गया, आपका अल्कोहल बन गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो अल्कोहल बना है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल बना है, और ये जो अल्कोहल बना है ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बना है। मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हो कि कभी भी अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दो तो उस केस में जो अल्कोहल मिलता है वो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड में लगेगा और एंड में ही आपको OH फिर मिलेगा। तो अगर एंड में कोई ग्रुप लगा है, एंड में OH मिल रहा है, तो आपका 1 डिग्री होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। लेकिन कीटोन आपको पता है हमेशा किसी 2 कार्बन के बीच, तो इसलिए आपको वहाँ पे हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। आगे समझ में, बाकी कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया कि पाई बॉन्ड तोड़ूंगा और HH जोड़ दूंगा। ठीक है, और कौन सा पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रिएजेंट होगा तो करवाना नहीं करवाना, कोई झंझट नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी रिएजेंट दिख जाए तो आपको सीधे सीधे पाई बॉन्ड को तोड़ना है और HH जोड़ देना है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई भी दिया है आपको। अब आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर पे। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना है, वो ये है कि जो NaBH4 है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता। तो मतलब अगर आपको मान लो सीधे दे दूं कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaBH4 के साथ रिडक्शन हुआ है, तो क्या आप करवाओगे, नहीं करवाओगे। सिमिलरली अगर ईस्टर है, मतलब RC डबल बॉन्ड OR' है, तो उसमें अगर मैं आपको बोलता हूं कि NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाना है तो क्या आप करवाओगे, नहीं करवाओगे। तो उस पूरे मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि अगर कहीं पे एल्डिहाइड है, कीटोन है, तब तो आप NaBH4 के साथ रिडक्शन उसको करवा दोगे। लेकिन अगर उसमें उसी सेम कंपाउंड में COH लगा है, COR लगा है, तो आप उसको रिड्यूस नहीं करवाओगे अगर NaBH4 के साथ रिडक्शन है। तो ये मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बता दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको LiAlH4 दिख जाए या फिर आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दिख जाए, मतलब कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD दिख जाए, तो उन दोनों केस में आप रिडक्शन करवा सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि भैया ये नहीं दिखा रहा है लेकिन LiAlH4 तो दिखा रहा है, ये सिंपल इसका
रीजन ये है कि LiAlH4 जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन NaBH4 आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब करना कैसे है ये बता दो हमें। तो करना इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए या फिर ईस्टर दिख जाए, सबसे पहले आपको जो COH का बॉन्ड आपको दिख रहा है उसमें आपको उस बॉन्ड को तोड़ना है, HH जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये H2O बन के निकल जाएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का केस में है तो यहाँ पे H2O निकल रहा है और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपका ये बन जाएगा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे H आ गया तो ये आपका H यहाँ पे आ गया है और इस बॉन्ड को तो हमने तोड़ा है तो वो एज इट इज है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से कन्वर्ट होकर आपका एल्डिहाइड प्लस H2O बन गया, ठीक है। तो H2O हमने दिखाया नहीं यहाँ पे, सिर्फ एल्डिहाइड दिखाया। तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से इस पाई बॉन्ड को जो जैसे हम लोग करते थे एल्डिहाइड में, पाई बॉन्ड तोड़ते थे कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला और HH जोड़ देते थे और आपका अल्कोहल बन जाता है। तो बहुत लोग यहाँ पे ट्रिक बताते हैं कि आपको COH हटा दो और CH2OH जोड़ दो, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। इससे अच्छा है कि जब भी क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर बनाओ, पहले स्टेप में आप OH वाला बॉन्ड को तोड़ो, H लगाओ, इधर इधर H लगाओ, ठीक है। करना वही चीज़ है, HH को जोड़ना है बॉन्ड तोड़ के। उसके बाद यहाँ पे जो भी बन रहा होगा H जोड़ने के बाद उसको निकाल दोगे और H यहाँ पे जोड़ चुके तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का केस है। उसके बाद फिर से पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, HH जोड़ दोगे और आपका यहाँ पे फाइनल आपका अल्कोहल बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग फिर से ईस्टर के ऊपर। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, कार्बन और OH का बीच का बॉन्ड तोड़ रहे थे। इस केस में आप कार्बन और OR- का बीच का बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है। बॉन्ड तोड़ोगे, वही HH लगा दिया, ठीक है। इस केस में आपका क्या बन गया, यहाँ पे देखो ROH, मतलब यहाँ पे आपका पहले केस में जहाँ पे H2 निकलता था, इस केस में आपका एक और अल्कोहल निकलता है जो कि आप यहाँ लिखोगे, मतलब यहाँ पे आपका एक अल्कोहल पहले स्टेप में निकल जाता है R-OH, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा है, एल्डिहाइड बचा जो कि आपने यहाँ पे लिखा है। फिर आप वही करोगे, फिर से पाई बॉन्ड तोड़ोगे, HH लगाओगे तो उसके बाद आपका ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 अल्कोहल मिलते हैं, ये ध्यान देना। ईस्टर केस में आपको 2 अल्कोहल मिलेगा। तो कभी भी अगर आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है A+B लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, उस केस में आपको 2 अल्कोहल मिलते हैं, इसलिए आपसे वो 2 अल्कोहल पूछ रहे हैं। लेकिन इस केस में आपको एक ही अल्कोहल मिल रहा है। तो कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। NaBH4 रिएक्शन नहीं दिखाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है। LiAlH4 क्यों दिखाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन NaBH4 जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो भी आपने रिएक्शन देखा जहाँ पे LiAlH4 का यूज करना पड़ रहा है हमें, होता क्या है कि जो LiAlH4 है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन अच्छा है तो महंगा भी होगा, तो एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है काफी। तो इसको यूज करना जो है हमें काफी महंगा पड़ता है, इसलिए हम सोचते हैं कि कोई हमें इनडायरेक्ट तरीका मिल जाए तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम लोग अगर हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, तो हम लोग डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में LiAlH4 डाल के कन्वर्ट करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, पहले एसिड को हम लोग ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एसिडिफिकेशन करवाते हैं। ये रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें होता क्या है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको OH लेना पड़ता है और अल्कोहल से आप H लेते हो और H2O निकाल के इसको जोड़ देते हो। तो मतलब इस तरीके से आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवा के ईस्टर बनवाते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपका एक बार ईस्टर बन जाए, उसके बाद उसमें क्या करवाते हो आप, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हो, मतलब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD डलवाओगे और सेम वही चीज़ जो आपने अभी किया था, ईस्टर को जैसे तोड़ रहे थे वैसे ही तोड़ के आप अल्कोहल बना लोगे। तो 2 अल्कोहल बनेगा आपका यहाँ पे, एक ये, तो वही आपको यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बॉन्ड तोड़ना सिखाया है, हमेशा आपको वैसे ही बॉन्ड तोड़ना है, चाहे वहाँ पे उन्होंने कितना ही लंबा चेन क्यों ना लगाया हो, कैसा भी चेन क्यों लगाया हो। आपको ध्यान देना है कि पहले आपको कार्बन और अगर ईस्टर है तो कार्बन और OR- का बीच का बॉन्ड तोड़ना है, उसके दूसरे स्टेप में आपको कार्बन और डबल बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड। तो सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैंने बता दिया था। तो इस तरीके से आपको करवाना पड़ता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि LiAlH4 एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो हम लोग इनडायरेक्ट तरीका क्या करते हैं कि पहले एस्टरिफिकेशन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक, फिर एक बार वो ईस्टर में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। एकदम याद रखो दिमाग में। फिर ये पॉइंट तो मैंने आपको शायद बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है, ठीक है। बाकी ये चीज़ याद कर भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। आपको यहाँ दिख भी रहा है कि जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल में कन्वर्जन किया तो आपको दिख रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। तो आपका ये रिएक्शन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मतलब हमने देख लिया कि अगर हमें अल्कोहल बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखना है, तो हम लोग एल्कीन से कर सकते हैं। उसका 2 तरीका है, या तो हम लोग एसिड कैटलाइज हाइड्रोजन करवा लें, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा लें। दूसरा रिएक्शन देखा, अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना है तो हमें को रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, LiAlH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं, जिसमें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम हम लोग जनरली लेते हैं। तीनों ही केस में अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो तीनों ही रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर है तो NaBH4 रिएक्शन नहीं दिखाता है। LiAlH4 को क्यों यूज नहीं करते हैं हम लोग जनरली, क्योंकि बहुत महंगा है। तो उसको इनडायरेक्टली कैसे यूज करते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करवाना है अल्कोहल में तो हम उसको पहले एस्टरिफिकेशन करवाते हुए ईस्टर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा के अल्कोहल बनाते हैं। ये मैंने आपको समराइज करना क्या होता है इसमें। पाई बॉन्ड अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो सिंपल कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ोगे, HH को जोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर है तो उसमें मैंने आपको ये स्टेप बता दिया था कैसे। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन पे, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो कि हम यहाँ छोड़ के आए थे। तो जैसे ही आप थर्ड नंबर रिएक्शन पे आते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और यहाँ पे सेकंड स्टेप में H2 डाला हुआ है। तो यहाँ तो मैंने अलग अलग करके दिया है। जब क्वेश्चन आएगा आपका नीट में तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि एक ही स्टेप में आपका लिख देंगे कि पहला तो आपको करवाना है RMgX के साथ रिएक्शन, जहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है हाइड्रोकार्बन चेन का। और दूसरे स्टेप में दूसरा बोल देंगे कि आपको जब एक बार RMgX के साथ करवा लो तो दूसरे स्टेप में H2 के साथ करवाना। तो जहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा है वो एक साथ लिख के देंगे और ऐसे करके बोलेंगे आपको रिएक्शन करवाना है। तो क्या करना है आपको, फाइनल आंसर कैसे देना, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि वो ये तो जनरली आपसे नहीं पूछेंगे, बहुत कम ही चांसेस, रेयर चांस है कि आपसे यहाँ वाला जो
प्रोडक्ट है वो पूछेंगे, आपको सीधे सीधे वो फाइनल आंसर पूछेंगे। तो फाइनल आंसर कैसे बनाना है आपको मैं बताता हूँ। ये जो 3 रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों ही सेम रिएक्शन जिसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट आपको दिख रहा है रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी हो सकता है, या तो कीटोन हो सकता है या तो आपका एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको हमेशा उसको खोल के लिख लेना है। ठीक है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड को खोल के लिखना है, तो जैसे अगर मान लो मैं पहला लिख के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ एल्डिहाइड है तो उसको अगर खोलूंगा तो HC≡OH ऐसे लिखोगे। अब रिएक्शन हो रहा था RMgX के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट जो R होता है वो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है, Mg प्लस और X नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि R Mg के बीच का जो बॉन्ड है कोवेलेंट है, ये हमने देखा था एल्केन में, और Mg और X के बीच यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये होता है आपका माइनस, ये पार्शियल चार्ज है तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ऐसे करके डेवलप हो जाता है। अब ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको आपको प्लस के साथ जोड़ना पड़ता है, और प्लस वाला पार्ट जो है उसको आपको माइनस के साथ जोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें वो नहीं सोचना है। तो देखो आपको फाइनल आंसर कैसे देना है सबसे पहले ये सीखो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि वो एक ही स्टेप में लिख देंगे कि RMgX, सेकंड स्टेप में H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, फाइनल आंसर बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको खोल के लिख लेना है। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, ये कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का, उस पर आपको R को जोड़ देना है। R कहाँ से आता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें आपको R दिख रहा है, ये R को लाके आपको इस कार्बन के साथ जोड़ देना है, जो भी कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होगा, तो यहाँ पे आके ये R जुड़। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये पाई बॉन्ड तोड़ देना है और यहाँ पे H लगा देना, मतलब इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। सिंपल यही करना है। तो हर एक रिएक्शन में जो फाइनल आंसर है वो आपको ऐसे देना है। तो अगर मैं आपको आंसर लिख के बताऊँ यहाँ पे, इस स्टेप में आपने कर दिया, इसका आंसर C≡OH था, यहाँ से R जुड़ गया यहाँ पे, तो ये R लग गया, ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे H लग गया, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड OH हो गया। सिमिलरली इसको करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी RCHO है तो उसको खोल के लिखो C≡OH ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद करना क्या था, ग्रिग्नार्ड में जो भी R होगा तो यहाँ पे R' दिख रहा है, तो इसको लाके आप कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ जोड़ दोगे, तो यहाँ पे आपने R' को जोड़ दिया। उसके बाद पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे OH लिख देना है, तो आपको इसको फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दो RCOH H R'। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थर्ड में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कीटोन है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको खोल के लिखेंगे तो RC≡OR। ठीक है, उसका क्या करना था, ग्रिग्नार्ड के R' जो भी यहाँ लगा है, ग्रिग्नार्ड के साथ जो भी हाइड्रोकार्बोनल चेन है उसको निकाल के लाना है और कार्बन के साथ जोड़ देना है। कौन से कार्बन के साथ, जो डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे R' था तो यहाँ पे R' लिख दिया मैंने। उसके बाद पाई बॉन्ड को तोड़ना है और OH लिखना है। ठीक है, सिंपल ही करना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा बहुत ईजी तरीके से। तो ये भी हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो अल्कोहल था ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था 1 डिग्री। उसका ये जो अल्कोहल था, ये आपका जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा है, तो मतलब 2 डिग्री अल्कोहल था, और ये जो अल्कोहल है यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से अल्कोहल का डिफरेंस है। तो ये आपको रटना नहीं है, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, लेकिन आप इसको ऐसे ही देख सकते हो कि कौन से डिग्री का अल्कोहल निकल रहा है, ये पूछ सकते हैं आपसे। अब दूसरी बात थी कि भैया ये तो आपने बता दिया कि फाइनल आंसर कैसे निकालना है, और मोस्टली 99.9% टाइम वो ये आपसे यही पूछेंगे। अगर कभी वो आपसे यहाँ वाला पूछ लेते हैं तो आपको कैसे आंसर देना है आपको ये पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको आप ऐसे लिखते हो HC≡OH, तो इसमें आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन का जो चार्ज है उसको खींचेगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो RMgX है उस पर भी चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि जो R और Mg के बीच का बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है और Mg और X के बीच आयनिक बॉन्ड है। इस केस में जो Mg है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। R यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस डेल्टा यहाँ पे आ गया, और हेलोजन पे भी माइनस डेल्टा आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है कार्बोनिल का उस पर आपको प्लस वाला जोड़ देना है, और जो प्लस वाला पार्ट है कार्बन है उस पर आपको नेगेटिव जोड़ देना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि R जो है नेगेटिव वाला पार्ट है, तो उसको आपने लाके कहाँ पे जोड़ दिया, प्लस वाले पे, मतलब कि कार्बन पे, तो यहाँ पे आपका जुड़ गया R। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है मतलब ऑक्सीजन, उस पर आपको MgX जोड़ देना है, मतलब कि इस पर आप जोड़ दोगे MgX और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे तोड़ दोगे, है ना। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे RC≡2H H2OMg, इस तरीके से आपको लिखना। सिमिलर तरीके से इसको भी करोगे, मान लो कीटोन वाला करके दिखाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये कीटोन था अपना, तो इसको अगर मैं खोल के लिखता हूँ तो RC≡OR लिखोगे। उसका क्या बोलता मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ जोड़ दो। तो आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे प्लस आ रहा है, और इसको अगर करोगे तो इसमें भी यहाँ पे आएगा आपका माइनस, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा नेगेटिव। तो ये हो गया प्लस वाला पार्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव वाला पार्ट। तो नेगेटिव को जोड़ दिया हमने प्लस के साथ, तो यहाँ पे आ गया R' और O के साथ जोड़ दिया, वो नेगेटिव है तो उसके साथ प्लस वाला पार्ट जोड़ दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका MgX। तो अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो वैसे इन्होंने लिखा है कि देखो वैसे लिखो OMgX। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ आपका MgX वाला पार्ट बेसिकली जुड़ रहता है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है इस रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ये जो आपने रिएक्शन देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। तो आपको मैंने बताया था कि वो आपको डायरेक्टली 2 स्टेप में ना लिखे, ऐसे लिख के दे सकते हैं, तो आपको इसमें फाइनल आंसर बताना होगा जो कि अल्कोहल होता है। अब सब में अलग अलग डिग्री का अल्कोहल दिखा था, आपको ये याद रखना है कि अगर एल्डिहाइड है तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के केस में मिलेगा, और इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अगर कीटोन है, अगर गलती से वहाँ पे आपको कीटोन दे दिया है तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल ही आंसर देना है। तो अगर आपको सीधे सीधे याद करना है, मान लो कभी स्टेटमेंट में आ गया कि हमने एक एक्स एल्डिहाइड लिया है और वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, उन्होंने बोल दिया, मान लो ऐसे क्वेश्चन घुमा दें कि हमने एक एल्डिहाइड लिया है जो कि एक्स है और वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, इतना कंफर्म है, तो जो अल्कोहल बनेगा वो बताओ कौन से डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ऑप्शन 2 डिग्री आपका सही आंसर है। ऐसे आपको घुमा सकते हैं, तो पता होना चाहिए। दूसरा, हमने कीटोन लिया है,
हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया तो कौन से डिग्री का अल्कोहल बना, तो 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सिंपल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो उसी केस में यही एक एल्डिहाइड है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो यही 3 रिएक्शन हमने यहाँ देखा था, जहाँ पे 1 डिग्री बना था, 2 डिग्री बना था, 3 डिग्री बना था। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, यहाँ पे कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लिया था, यहाँ पे कीटोन लिया था। आगे समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी आपको। उसके बाद करना क्या था, मैंने बता दिया था कि जो भी R नेगेटिव वाला पार्ट है ग्रिग्नार्ड का, उसको कार्बन पे लगाओ। कौन से कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे, और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को तोड़ के वहां पे सिर्फ O की जगह OH लिख दो। बस ये करना है आपको फाइनल आंसर निकालने के। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पे खत्म। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 7.2 पे। तो जैसे ही आप एग्जाम्पल 7.2 पे आते हो तो आपको पहला रिएक्शन देखने को मिलता है कि भैया हमें कैटालिटिक रिडक्शन चाहिए ब्यूटेनॉल का, मतलब एल्डिहाइड दिया हुआ है CCCO के 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है और बोल रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन करवाएं। तो सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये दिखाएगा, तो दिखाता है। हमने एक्सेप्शन सिर्फ NaBH4 के साथ दिखा था, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के साथ। ठीक है, ये तो नॉर्मल अपना एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड तीनों के साथ रिएक्शन दिखाता है, तो यहाँ पे रिएक्शन तो दिखाएगा। ठीक है, करना क्या था, रिडक्शन है तो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, H जोड़ देंगे तो बन गया ये CCOH और यहाँ पे अपना 2H हो गया, तो ये H2। ये मैंने सारे H यहाँ नहीं लिखे तो अपना वैलेंसी पूरा कर लेना, मैं आपको बेसिक रिएक्शन दिखा रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, ब्यूटेनॉल बन गया। ठीक है, ये आपका बन गया। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर है। ये हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन अपना क्या हो गया, ये 1 2 3 भाई 3। ठीक है, अब प्रोपीन है तो मतलब कहीं एंड पे लगा हुआ है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, मतलब हाइड्रेशन करवाना है, H2O का रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो H2SO4। तो मैंने बताया था अगर H2O H+ लिखा हो, H3O+ लिखा हो या फिर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिखा हो, तीनों में आपको कैटालिटिक हाइड्रेशन करवाना पड़ता है एल्कीन का। उसमें आपका अल्कोहल बनता है। किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू बन जाता है इसमें, जिसमें हम लोग को रिएक्शन देखते याद आना चाहिए कि इसमें मार्कोनिकोव लगता है, लेकिन लगाना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे तो प्लस यहाँ पे आएगा। ठीक है, और वहीं पे हम लोग OH को जोड़ देंगे तो OH यहाँ जोड़ देंगे, तो आपका ये प्रोपेन 2 बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हम लोग जो हमने रिएक्शन सीखा है अभी उसको अप्लाई करें, तो जो यहाँ अप्लाई होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड रिएक्शन अगर आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिल रहा है कि रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन बना लो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको बनाते रहना है। विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3, मिथाइल मतलब CH3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब MgBr, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब कि पहले स्टेप में ये करना है, दूसरे स्टेप में आपको H2O के साथ रिएक्शन करवाना है, जो कि मैंने आपको बोला था ऐसे ही देते हैं वो, और इसका रिएक्शन करवाना है। तो इसमें आपको क्या बोला था मैंने, कैसे करवाना है इस रिएक्शन को, आपको सिंपल जो भी यहाँ पे R है ग्रिग्नार्ड का उसको लेना है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ जोड़ देना है, मतलब कि CH3 को आपने यहाँ पे जोड़ दिया कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ, और ये जो डबल बॉन्ड वाला O था इसका पाई बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ पे OH लगा देना है, तो यहाँ पे OH लिख, तो ये आपका बन गया। इसका अगर नाम लिखने जाओगे तो ये बनेगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, वही आपका बन। इस तरीके से आपको जो भी आपने अभी सीखा तीनों रिएक्शन में आपने अप्लाई कर लिया। आगे समझ में। अब आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, रिएक्शन कॉपी में। तो रिएक्शन कॉपी में हमने कहाँ तक कर लिया, ये रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया, ये कर लिया, ये अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे जो अभी हमने डिस्कस किए, ये कर लिए, और ये तो हमने रिडक्शन वाले में किया था ये दोनों को। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब 10 नंबर रिएक्शन तक हमारा हो गया। अब हमें 11 से करना है। 11 में जैसे आप इस रिएक्शन को देखते हो तो आपको याद आता है अरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चालू हो गया। अब ये रिएक्शन आपको देखते ही याद आना चाहिए सबसे पहले कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का एक रिएक्शन है, जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड ये नहीं है, क्लोरोबेंजीन है। इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है और टेम्परेचर यहाँ पे देखो 623 केल्विन और 300 ATM। क्या आपको ये देखते ही कुछ याद आ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोबेंजीन के साथ 623 केल्विन 300 ATM, क्या हमने ये प्रोसेस देखा था हेलोरीन में, और हमने वहाँ पे ये इसलिए देखा था कि कंडीशन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। ये एक्सट्रीम कंडीशन इसलिए देना पड़ रहा था क्योंकि हेलोरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती, और इसलिए हमें स्पेशल कंडीशन देना पड़ता है अगर हमें वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है। इस केस में होता क्या है कि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे H+ नहीं लिखा है, सेकंड स्टेप पे लिखा है अलग अलग, बाकी क्वेश्चन में कैसा आएगा मैं बताऊंगा आपको। तो इस स्टेप में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और आपका क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो उसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपना बेंजीन है, ठीक है, Cl हटेगा और यहाँ पे लग जाएगा ONA, ठीक है, O नेगेटिव Na+, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे बन गया। उसके बाद जब इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं, एनसीईआरटी लिखते हैं इसका, जब एसिडिफिकेशन करवाएंगे या फिर इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से H+ आएगा और इस Na+ को हटा देगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका फिनॉल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका फिनॉल बनाने का। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपका कोई भी क्लोरोबेंजीन दिया हो या फिर कोई भी हेलोएरीन दिया हो और आपका यहाँ पे रिएक्शन करवाया हो NaOH और यहाँ H+ हो, पहले स्टेप में NaOH, दूसरे स्टेप में आपका H+ दिया हो और कंडीशन दे रखी हो 6 नहीं भी दिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लिखा है उस केस में आपको करवाना क्या है, फिनॉल बनाना है। पहला आपको रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए। इसमें हमने जो यहाँ पे पहले स्टेप में किया, ये क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था जहाँ पे हमने ONA बनाया था। ठीक है, मतलब बेंजीन पे जब ONA लगाया था हमने न्यूक्लियोफिलिक। इसको एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। तो एनसीईआरटी में मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सब तो बात कर ली थी, और इसको ऐसे भी लिख के आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो आपको सिंपल फिनॉल आंसर देना है, आपका मेन प्रोडक्ट जो है आपको फिनॉल देना है। ठीक है, इसमें बीच में नहीं बनाना। बाकी ये स्टेप मैंने बता दिया क्योंकि वो कभी कभी A B आते हैं। हम लोग दूसरे रिएक्शन पे। दूसरा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, बहुत फेमस रिएक्शन जो कि आपने हाइड्रोकार्बन में किया है, आपको देखते आ जाना चाहिए। ओलियम अगर आपको दिख गया तो आपको बेंजीन दिख गया, ओलियम दिख गया तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल SO3 बनता है, लेकिन जोड़ते हो आप SO3H, तो आपका यहाँ पे बन जाता है बेंजीन पे लग गया SO3H, ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
ठीक है। आपका क्या बन गया यहाँ पे, देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। उसके बाद इस पे फिर से सेम चीज़ NaOH H+ के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो फिर वही होगा, यहाँ से SO3H हट जाएगा, ONA लगेगा, उसके बाद फिर जब H+ आएगा तो उसको OH में कन्वर्ट कर देगा, तो आपका ये फिनॉल बन जाता है फाइनली। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो जब भी आपका ये रिएक्शन दिया हो इस तरीके से दे सकते हैं कि पहला बेंजीन है, फिर ओलियम है, फिर यहाँ A लिख देंगे तो A क्या आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, फिर जब उसको NaOH और H+ के साथ रिएक्शन करवाया तो आपका फिनॉल बन जाए। तो अब आते हैं हम लोग 13 नंबर रिएक्शन पे। आपको यहाँ पहले क्या दिख रहा है कि बेंजीन पे NH2 लगाया और उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे, NaNO2 + HCl। NaNO2 HCl आपका एक मिनरल एसिड है, NaNO2 क्या है आपका सोडियम नाइट्राइट है। मैंने बोला था कि जब भी आपको एक एनिलीन दिख जाए और उसका रिएक्शन NaNO2 + HCl के साथ हो, मतलब आपका यहाँ पे क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है। तो आपको सबसे पहले बना देना है डायजोनियम सॉल्ट, जिसमें कैसे लिखते हैं हम लोग, बेंजीन लिखेंगे, ठीक है, NH2 की जगह लिख देंगे हम लोग N2Cl-, ठीक है, N2 + Cl-। ये हो गया आपका क्या, डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट आपका यहाँ बन गया। उसके बाद जब हम लोग H2O वार्म के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको याद रखना है ये N2 + Cl- यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से N2 निकलता है जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी दिया, आपका यहाँ पे फिनॉल बन गया। इस तरीके से आपका फिनॉल बनाया जा सकता है। तो NCERT अगर खोलोगे तो आपको यहाँ पे वही दिख रहा है कि यहाँ पे नाइट्रस एसिड NaNO2 + HCl को आप नाइट्रस एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, किससे HNO2 निकलता है और वही आपका यहाँ फाइनल रिएक्शन दिखाता है। तो या तो आपको NaNO2 + HCl बोल दें या फिर बोले कि एनिलीन का रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड के साथ कराया है। दोनों में आपको पहले बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाना है और उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि आगे हमने इसको वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कराया है तो आपका फिनॉल बन जाएगा और N2 मैंने बोला था अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। इस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। तो ये रिएक्शन भी आपने हेलो एल्केन में इतना तो देखा ही था। अगले रिएक्शन पे आते हैं जो कि ये जो अभी आपने 3 रिएक्शन देखे, इसके बाद ये जो चौथा रिएक्शन आ रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले इनका तो नाम आपको पता था कि एनिलीन है, ये बेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इसका नाम बताओ। तो ये बहुत लोग बोलेंगे भैया ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ठीक है, ये भी नाम दे सकते हो। ये आपने हाइड्रोकार्बन में बनाया था, ठीक है। कब बनाया था, जब आपने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन किया था उस समय आपने इसको बनाया था। जाके रिएक्शन को वापस से देखना आपको मिलेगा। तो इसका तो नाम वहाँ पे बोला था, NCERT नहीं बोलता आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बाकी इसका NCERT आगे नाम बताती है कि इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसका नाम आपको याद रखना है कि क्यूमीन इसका नाम है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि इसको क्यूमीन बोलते हैं। जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सबसे पहला कि यहाँ पे प्रोडक्ट मान लो A बनेगा और यहाँ पे मान लो B बनेगा। तो आपको यहाँ पे A B दोनों पता होना चाहिए। A क्या बनेगा, A आपका कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग इसका ऑक्सीजन करवाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ये जो आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे CH लगा है, इसके ऊपर CH3 है और यहाँ पे भी CH। तो जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा है उसके साथ एक H है। आपको कुछ नहीं करना है, ये O2 जो है उसके बीच में घुसाना है, उसको पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। तो आपका ये बन जाएगा। पेरोक्साइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो O बीच में जोड़ दोगे और यहाँ पे H जो था वो शिफ्ट हो गया साइड में। इस तरीके से आपको बनाना है ये प्रोडक्ट। तो आपका जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब एक बार आपने बना लिया उसके बाद आपका फाइनल क्या कराओगे, इसका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे। डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड है और वाटर है, तो H+ H2 यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका फाइनल क्या बनता है, आपका एक तो एसीटोन बनता है। कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। ये जो पार्ट है ना इसको आप निकाल दो कीटोन बना के, और जो OH बचा उसको आप यहाँ पे जोड़ दो, आपका फिनॉल बन जाएगा। तो ये आपका बेंजीन रहा, यहाँ पे आपको OH आ गया और वो पार्ट जब निकल जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 सीरियल बॉन्ड CH3 आपका मतलब एसीटोन आपका यहाँ पे बन जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो आपको करना क्या मैंने समझा दिया। क्यूमीन दिखे, पहले ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पे O2 है तो उसको आपको पेरोक्साइड में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, तो जो कार्बन आपके बेंजीन के साथ जुड़ा है उसके बीच में आपको O घुसा देना है और H शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, ठीक है, जो कि ये पहला प्रोडक्ट था। उसके बाद जब इसका आप मिनरल एसिड के साथ मतलब कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका ये पार्ट एसीटोन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, और OH आपका यहाँ पे जुड़ जाता है बेंजीन के साथ, मतलब फिनॉल बन जाता है। तो फिनॉल और एसीटोन दोनों मिलता है आपको इस रिएक्शन में जब आप क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाते हो, ठीक है, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले आपको क्या मिलता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो अगर आपको सीरियसली ये बोला है तो आंसर ये मत दे देना कि फिनॉल बन गया। क्यूमीन का अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो आपको फिनॉल नहीं मिला, आपको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिला। उसके बाद इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो आपको 2 चीज मिल रही है, एक फिनॉल और एक एसिड, ठीक है। एसीटोन यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिला है वो भी एक अच्छे अमाउंट मिलता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये जो मेथड आपने अभी पढ़ा क्यूमीन से फिनॉल बनाने का, ये इसको काफी अच्छे से यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, इसको साफ कर लो। तो ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ना, ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अगर इसको नीट में आना हो तो कैसे आएगा, तो बोलेंगे कि हमें मान लो मिथेनॉल से ये प्रोडक्ट बनाना है, तो हम कौन सा इनमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे, और ऑप्शन में बहुत सारे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे देंगे। तो इसमें आपको कैसे करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सिंपल याद रखो, ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि आपको इस क्वेश्चन में सब में अल्कोहल मिलेगा आपको, तो जो COH वाला ग्रुप होगा, OH के साथ जो लगा हुआ कार्बन होगा, उसको हटाने के बाद देखना है कि क्या बच रहा है। जो भी बच रहा होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसको लगा के आपको RMgx लिख देना है। मतलब कि आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है, RMgx। अगर आपको ये R पता चल गया तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो R कैसे पता करना है, कि कुछ नहीं करना है, जो भी अल्कोहल आपके पास होगा उसमें से आपको OH के साथ जो कार्बन लगा है उन दोनों को हटा देना है, OH और उस कार्बन को, पहला कार्बन जो भी है OH के साथ लगा हुआ। उसके बाद आपको देखना है जो आपको दिख जाए बचा हुआ वही आपका R ग्रुप है। तो मतलब इस केस में जो R ग्रुप है वो हो गया आपका ये। तो इसी को आपको यहाँ पे जोड़ देना। तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ वो ये बना CH3 CHMg, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी आपको OH दिख गया, उसका पहला कार्बन दिख गया, इन दोनों को आपको यहाँ से हटा देना है। तो जो आपको बचा हुआ दिख रहा है ये आपका R हो गया। तो इस केस में आपका R हो गया ऐसा।
ठीक, इसको आप जोड़ोगे किसके साथ, MgX के साथ, ये आपका बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इन दोनों ही केस का मैंने आपको आंसर बता दिया, ऐसे आपको सॉल्व करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपसे पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखते पता चलना चाहिए कि क्या दिख रहा है आपको, एल्कीन, एसिड और वाटर दिख रहा है, मतलब कि एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है आपका किसका, एल्कीन का। करना क्या होता है इसमें, सेम कार्बोकेटाइन बनाओगे OH को, तो इसमें आपको कार्बोकेटाइन बनाओगे तो प्लस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे OH जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा ये। फिर आप यहाँ पे आते हो, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि जो NaBH4 है वो किसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, ईस्टर मतलब कि R के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो अगर हमें इनमें कहीं भी ईस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया तो हम लोग उसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि पहला ग्रुप आपको दिख रहा है ये कीटोन है ना, यहाँ दोनों तरफ कार्बन लगा है, C+H। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी आप कंफ्यूज कर जाते हो कि ये कीटोन है एल्डिहाइड है, तो ये कीटोन है। कैसे पहचाना कि यहाँ दोनों तरफ कार्बन लगा है ये, और यहाँ पे बीच में C+O है। ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है, क्या ये भी कीटोन है, नहीं ये कीटोन नहीं, क्योंकि यहाँ पे R C+O OR' है, मतलब ये ईस्टर है। तो NaBH4 इसको तो रिड्यूस नहीं करेगा, पक्का है। तो ये एज इट इज रहने वाला है, ये कुछ सीधे सीधे इसको रिड्यूस करना है क्योंकि कीटोन को करता था रिड्यूस। आपको जो आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ोगे HH से तो OH यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी H लगे जो कि दिखाऊंगा नहीं मैं, और CH2 C+O OCH3 एज इट इज आपका रहने वाला है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। उसके बाद सेम अगले क्वेश्चन को करूँ तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एल्डिहाइड दिख रहा है और तो कोई ग्रुप दिख नहीं रहा है, और आपको पता है कि एल्डिहाइड को NaBH4 रिड्यूस करता है, तो इसमें सिंपल आंसर हो जाएगा। इसको खोल के लिखोगे तो OH आएगा, और पाई बॉन्ड तोड़ोगे HH लगा दोगे तो ये आपका एल्कोहल बन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने सारे जितने भी अभी आपने रिएक्शन देखे उसको अप्लाई करके दिखा दिया, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं नीट में और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। ये ग्रिग्नार्ड वाला क्वेश्चन अच्छा बन के आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, COH वाला पार्ट को हटा के देखना है आपको, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, COH वाला पार्ट हटाया आपको आंसर मिल, उस आर को आप MgX के साथ जोड़ देना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमारे जो मेन रिएक्शन थे वो खत्म हो गए। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं अल्कोहल फिनॉल्स की। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो कंपेयर करवाना पड़ता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग ने हर चैप्टर में बात की है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा तो आपका जो वैन डर वाल्स फोर्सेस लगने वाले हैं वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये आपको सिंपल इसका रीजन पता होना चाहिए, क्यों नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे या मास बढ़ने पे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करता है जैसे जैसे कार्बन आइटम्स इंक्रीज करता है। अगर मास सेम हो गया उस केस में लोग ब्रांचिंग देखते थे, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस इस केस में कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा सरफेस एरिया कम होते जाएगा, और सरफेस एरिया कम होने के कारण वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कम होते जाएगा। और ये एनसीईआरटी ने रीजन दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये अच्छा एआर आपका यहाँ से बन के आ जाएगा। जिसको नहीं पता होगा कि ब्रांचिंग होने पर क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है वो यहाँ पे फंस जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बन सकता है वो ये बन सकता है कि अगर मैं एल्कोहल को या फिनॉल को बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे कि ईथर हो गया या फिर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर कराऊं तो क्या आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अल्कोहल का या फिनॉल का कंपैरिजन करवाता हूं हाइड्रोकार्बन या ईथर के साथ, उस केस में आपका अल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन, अल्कोहल फिनॉल में आपका क्या आता है, OH आता है, और OH दिखाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, OH ग्रुप क्या दिखाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही यहाँ पे अच्छा यार आपका बन के आ सकता है कि जो अल्कोहल है उसकी बॉइलिंग पॉइंट या अल्कोहल फिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी फंक्शनल ग्रुप वाले जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, ईथर हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गया, इनसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल फिनॉल के पास OH ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, ये आपका एक AR हो गया। अब अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूं कि कंपेयर करके बताओ रिजल्ट क्या आता है, अगर मैं इथेनॉल को मिथॉक्सीमीथेन मतलब एक ईथर, मतलब ये अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर मैं अल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन को सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और ईथर को कंपेयर करवाता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट में का क्या ट्रेंड आता है। तो आपको दिखता है सबसे पहले कि अल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद अगर कंपेयर करना चाहता हूँ आगे तो ईथर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोपेन। भले ही इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लैक करता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो जो ईथर है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोपेन, तो इसलिए मतलब इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, सिंपल याद रखो। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। बाकी रीजन यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। तो आपको सीधे सीधे ट्रेंड याद रखना है कि अगर मैं इथेनॉल, मिथॉक्सीमीथेन और प्रोपेन को कंपेयर करता हूँ, जिन तीनों का मास सेम है, इस केस में आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद ईथर का और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम। ठीक है, अभी उसको हम लोग करके भी देखेंगे इस क्वेश्चन। अब बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया, अब आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर मैं अल्कोहल या फिर फिनॉल को ड्रॉ करता हूं तो उसमें एक तो होता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक होता है OH जो पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, तो अगर मेरे को वाटर में सॉल्युबिलिटी देखना है तो मतलब डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है या नहीं। जैसे हाइड्रोकार्बन में होता ही नहीं था कोई भी, पूरा का पूरा चेन हाइड्रोफोबिक होता, तो वो इमिसिबल होता था। लेकिन अल्कोहल फिनॉल्स आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इनके पास OH होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है वाटर के साथ। ठीक है, रीजन पता चल गया। तो ये एक AR क्वेश्चन क्या सकता है, क्योंकि क्या कि अल्कोहल फिनॉल आपकी सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं वाटर में, पहला एसोसिएशन। रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वाटर के साथ। उसके बाद आपने यहाँ देखा था कि इसमें दो पार्ट होता है, एक पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होगा क्योंकि ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। सिंपल, तो ये हमने देख लिया। बाकी इसका क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जल्दी, मेनली आपसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एग्जाम्पल 7.3, इसको हम लोग देख। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले तो आप देखो कि सारे के सारे फंक्शन ग्रुप
सेम है या अलग अलग है। ठीक है, अगर सेम है तो हम लोग बेसिकली सिंपल मास पे और ब्रांचिंग पे आंसर दे देंगे। अगर अलग अलग है तो उस केस में हमें पता है एल्कोहल का ज़्यादा होता है, फिनॉल का ज़्यादा होता है, फिर ईथर का होता है, फिर हमें नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का होता है। तो उसको देखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सब में ऑल लगा हुआ है, मतलब कि सब एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपल मास और वो देखेंगे। तो आपको चेन देखना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मिथनॉल सबसे छोटा चेन है यहाँ पे, उसके बाद आपको दिख रहा है इथेनॉल है, उसके बाद आपको प्रोपेनॉल दिख रहा है। मतलब ये तो आपको 3 मिल ही गया, क्योंकि उसके बाद के सारे बड़े हैं, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। मतलब इसके पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन 5 कार्बन, तो ये तो साइज बड़ा है। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाओगे तो सबसे कम मिथनॉल का 1 कार्बन है, दूसरा आपका इथेनॉल का 2 कार्बन है, प्रोपेनॉल 3 कार्बन है, तो इतना तो हो ही गया। उसके बाद ब्यूटेनॉल पे आओगे तो 2 ब्यूटेनॉल आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आपका मास सेम हो गया उस केस में आप क्या करोगे, ब्रांचिंग देखोगे। तो यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल है, मतलब एकदम स्ट्रेट चेन है, और ब्यूटेन 2 ऑल में आपको दिख रहा है ब्रांचिंग होगा, बना के देख लेना। तो मतलब जिसकी ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल पहले आएगा। उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल से ज़्यादा होगा ब्यूटेन 1 ऑल का, और क्योंकि ब्यूटेन से ज़्यादा पेंट है, मतलब 5 कार्बन है, तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गई। तो ऐसे आप कर सकते हो। और ऑप्शन में अगर आप जाओगे ना, सबसे पहले आप देख लेना सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका। मोस्टली आपके ऑप्शन तक वहीं पहुंच जाओगे, मोस्टली ऑप्शन आपका वहीं एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मैंने सबसे पहले बोला था कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो तो आप देखो कि सेम फंक्शनल ग्रुप है या अलग अलग है। तो आप देखो यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ब्यूटेन है, मतलब हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, और यहाँ पे ईथर है। तो आपको यहाँ पे 4 देखने को मिलता है। तो हमें ईथर का, हाइड्रोकार्बन का और एल्कोहल का तो पता है, ये एल्डिहाइड का हमने ट्रेंड नहीं देखा। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू लिख दिया है कि एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा पोलर होता है ईथर से, इसीलिए एल्डिहाइड की बॉइलिंग पॉइंट भी ईथर से ज़्यादा होती है। तो अगर आप कंपेयर करने बैठोगे तो एल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, और फिर आपका हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल हो गया ये। तो इसमें आपको कुछ भी मास और ब्रांच देखना पड़ता है, सीधे फंक्शनल ग्रुप से आंसर दो। तो यहाँ पे सबसे कम किसका हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का। तो ये हो गया सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। उसके बाद किसका हो जाएगा, ईथर का। उसके बाद आपका एल्डिहाइड का। सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका एल्कोहल। ऐसे आपको आंसर देना है, मैंने आपको एक समझा दी, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल को देखते हैं। तो सबसे पहला लाइन जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये कि जैसे कि विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर दोनों आपके वर्सेटाइल प्लेयर हैं। वर्सेटाइल प्लेयर किसको बोलते हैं, जो कि हर तरफ शॉट मार सके, हर टाइप के शॉट्स मार सके। वैसे एल्कोहल भी एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे अच्छा वर्सेटाइल प्लेयर है वो एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि एल्कोहल वर्सेटाइल है। अब कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल की तरह तब काम करता है जब इसके पास 2 टाइप के बॉन्ड है। आर, यहाँ पे जो OH है वो आर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स टूट सकते हैं अलग अलग टाइम पे। अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और अगर R और O के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल इतना याद रखो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि अगर मान लो जो बॉन्ड है वो O और H के बीच का टूटा है तो एल्कोहल कैसा काम करेगा, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वहीं अगर C और O के बीच का बॉन्ड टूटा है तो ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया आपको। तीसरा, अभी आपने बात किया था कि एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की भी तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर सही में देखोगे तो ये बात, एल्कोहल तो ठीक है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात करूंगा तो सही स्टेटमेंट ये होगा कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है ना वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो, एल्कोहल भी और ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तो आप इसको टिक करोगे ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर। पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और एक ऑप्शन होगा ROH और एक होगा आपका ROH2+। तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये आपने कहाँ देखा था, ये आपने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में देखा था। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होता है तो ऐसे ही होता था, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उस समय जो एल्कोहल है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम कर। ठीक है, सिंपल। जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे अटैक कर रहा होगा, जो खुद एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो वही यहाँ पे समझाने की, अगर समझना चाहोगे तो ऐसे समझ सकते हो। चलो ठीक, इतना बता दिया। तो यहाँ से यही पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कौन से बॉन्ड टूटने पे, और कौन से बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सही स्टेटमेंट ये है कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, वो बता दिया कैसा दिखता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसके रिएक्शन देखते हैं। अब अगर आप रिएक्शन कॉपी खोलते हो तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखता है, जहाँ पे यहाँ तक तो हमने कर लिया था, हमें 18 नंबर रिएक्शन से देखना था। तो आपको पहला रिएक्शन दिखता है जहाँ पे एल्कोहल का रिएक्शन Na के साथ करवाया है। सिमिलरली एक और एल्कोहल इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाया है। फिनॉल का रिएक्शन करवाया है Na के साथ, मतलब मेटल के साथ रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो अगर मैं NCERT खोल के आपको समझाता हूँ पहले, क्योंकि सारे रिएक्शन एक ही जैसे हैं। तो अभी आप क्या देखने वाले हो, अभी आपने देखा था कि एल्कोहल 2 टाइप से रिएक्शन दिखा सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनके, एक इलेक्ट्रोफाइल बनके। अगर O और H का बॉन्ड टूटता है तो उस समय वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और आपको दिख रहा है कि अगर OH का बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। दिख रहा है H+ निकलेगा। तो मतलब कि जो एल्कोहल फिनॉल है वो दोनों एसिडिक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो H+ दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि कोई चीज़ अगर H+ दे रहा है तो एसिडिक होगा। तो पहले तो आपको ये पॉइंट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एल्कोहल फिनॉल एसिडिक होते हैं। तो अभी जो हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं वो ऐसे रिएक्शन देखने वाले हैं जिसमें O और H का बॉन्ड टूट, मतलब यहाँ पे एल्कोहल या फिर फिनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, O और H का बॉन्ड टूट रहा है, मतलब H+ निकलेगा। तो एसिडिक नेचर भी हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं एल्कोहल फिनॉल का। तो वही हम लोग देखने वाले हैं। तो एल्कोहल फिनॉल कब एसिडिक नेचर मोस्टली दिखाते हैं, जब इनका रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा होता है या फिर किसी बेस के साथ रिएक्शन मोस्टली हो रहा होता है। उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे अभी। तो पहले मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं, बेसिकली आपका सोडियम लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम लेते हैं, या फिर हम लोग पोटेशियम को लेते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम जैसे एक्टिव मेटल्स को अगर हम लोग लेते हैं तो उसके साथ एल्कोहल या फिर फिनॉल रिएक्ट करता है
है और अपना क्या देता है, एल्कोक्साइड या फिर फिनॉक्साइड देता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने अल्कोहल लिया है कि फिनॉल लिया है। अगर आपने अल्कोहल लिया तो एल्कोक्साइड देगा और फिनॉल लिया तो फिनॉक्साइड देगा, उसको हम लोग अभी देख लें। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है और वो यहाँ पे खेलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि बताओ कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकले अगर इतना मोल हमने अल्कोहल लिया था, ऐसे वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। उसको अभी अब मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो रिएक्शन करना कैसे, तो सबसे पहले तो अगर आपको ये रिएक्शन दिखता है जहाँ पे अल्कोहल है और Na के साथ या फिर किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन हुआ है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये रिएक्शन ऐसा था जिसमें अल्कोहल या फिर फिनॉल अपना एसिडिक नेचर दिखाता था। एसिडिक नेचर कब दिखाएगा, जब H+ निकलेगा, मतलब इसमें O और H का बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ना है ना कि ये बॉन्ड, ठीक है। मतलब O और H का बॉन्ड टूटेगा तो आपको सिंपल यहाँ पे H को निकालना है, तो O तो एज इट इज रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, R H हट गया होगा क्योंकि H वाला बॉन्ड टूट गया, तो H+ निकल गया यहाँ से और आपका Na आ गया। तो यहाँ पे जो ये H निकला है, H+ नहीं H जो निकला है, उसको आप या तो लिख सकते हो कि यहाँ पे H आया है, लेकिन आपको पता है H तो ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं, H2 के फॉर्म में करता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हाफ H2 रिलीज हुआ है। अब यहीं से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 1 मोल Na से आपका हाफ मोल H2 निकला है। ऐसे वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन में 23 ग्राम Na यूज हुआ है तो बताओ कितने ग्राम H2 निकला है। आपको कैसे इसको करना है क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। आपको दिख रहा है कि 23 ग्राम्स मतलब कि 1 मोल सोडियम की बात की गई है, तो आपको यहाँ पता है कि 1 मोल Na से हाफ मोल H2 निकलता है, तो 23 ग्राम मतलब कि 1 मोल Na से भी हाफ मोल H2 निकलेगा। और हाफ मोल H2 का वेट कितना होगा, H2 का वेट 2 ग्राम होता है, हाफ मोल का वेट 1 ग्राम होगा, मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन आपके यहाँ निकला होगा। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम था। अब ये तो आसान है, आप घूमोगे कहाँ पे, एल्यूमिनियम वाले क्वेश्चन। करना क्या है, सेम चीज आपको पता है कि अगर मेटल के साथ रिएक्शन है मतलब अल्कोहल एसिडिक नेचर दिखा रहा होगा अपना, मतलब यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, और H की जगह एल्यूमिनियम या फिर जो भी मेटल है वो जुड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पता था कि Na का वैलेंसी 1 था, तो यहाँ पे हमने कोई भी खेल नहीं किया था। अगर वैलेंसी 1 है तब तो नॉर्मल जुड़ जाता है, लेकिन आपको पता है एल्यूमिनियम जो है +3 वैलेंसी दिखाता है, तो इसमें जब आप जोड़ने जाओगे तो इस पे आपने बेसिक 9th क्लास में पढ़ा है कि वैलेंसी का क्रॉस होता है। तो जब आप इसको लिखोगे तो CH3 जहाँ पे आप सीधे सीधे Na लिख देते थे क्योंकि दोनों का वैलेंसी उस केस में 1 होता था। जब यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पे -1 आएगा, और अगर Na पे भी +1 होता था, इस केस में अगर देखूंगा तो यहाँ -1 यहाँ पे +1, तो यहाँ तो सिंपल क्रॉस हो जाता तो 1 1 आता था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ तो -1 है लेकिन एल्यूमिनियम पे +3 आएगा, तो जब क्रॉस करोगे तो इस पे 3 आ जाएगा और एल्यूमिनियम पे 1, तो मतलब ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि एक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करने के लिए ऐसा 3 मोल लेना होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने के लिए ये चीज़ आपने 3 बार लिया है, तो यहाँ पे कितना H निकला होगा, तो आपको दिख रहा है कि जब एक बार रिएक्शन हुआ होगा एक एलिमेंट के साथ, तो यहाँ आपने 3 लिया है तो 3 बार H निकला होगा, तो यहाँ पे मतलब आपके 3 H निकले होंगे। आप कितने निकले होंगे, आप मैं लिख देता हूँ 3 H आपके यहाँ पे निकले होंगे। तो अगर इसको मेरे को H2 में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको अगर आपको इसको H2 में लिखना है तो आपको 2 से इंटू करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये हो गया आपका 3H2/2, ठीक है। ये 2 इसके साथ इंटू होगा तो H2 हो गया और ये 3/2 बच गया, तो 3/2 H2। मतलब आप कह सकते हो 1 मोल एल्यूमिनियम आपका रिएक्ट कर रहा है तो आपका 3/2 मोल ऑफ H2 निकल रहा है। अब इससे आप क्वेश्चन फ्रेम अपना बना सकते हो कि वहाँ पे वेट देंगे और आपको यहाँ पे कुछ पूछेंगे कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, तो अगर 1 मोल से 3/2 है तो 2 मोल से 3 मोल H2 आएगा, है ना, से 3/2 तो 2 से 3/2 × 2। ये मतलब ये कैसा हो गया, अभी आपने देखा था हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया था जहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कंसेप्ट को मिलाया था, तो वो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर, ठीक है, इजीली फ्रेम कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन फेमस है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कैसे आपको करना है। बेसिकली एल्यूमिनियम आपको समझना था कि उसमें क्रिस क्रॉस होता है, ठीक है, इसका वैलेंस उसमें जाएगा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कैसे आप फॉर्मुला बनाते हो, फॉर्मुला कैसे बनाते हो, तो उसमें आपको मैंने समझा दिया कैसे आपको बिना बैलेंसिंग किया, अगर आप रटोगे तो रट तो पाओगे नहीं, तो बिना बैलेंसिंग कैसे आप उसको आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी खोल के इसको देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे वही किया है, पहला रिएक्शन समझा दिया था, दूसरा रिएक्शन समझा दिया था कैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, और उसको यहाँ पे तो इन्होंने बैलेंस किया, मैंने बिना बैलेंस के 1 मोल के लिए बताया था आपको कि 1 मोल एल्यूमिनियम जो है वो 3/2 H2 निकालेगा। कैसे ये यहाँ तक हम लोग पहुंचे, तो मैंने आपको समझा दिया कि 3 H आएगा क्योंकि 3 ये रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, तो 3 बार H निकला होगा तो 3 H निकल रहा होगा। इसको मेरे को H2 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो ये H2 बन जाएगा और ये 3/2 बच जाएगा, तो 3/2 H2 मैंने लिख दिया था। तो 1 मोल एल्यूमिनियम से 3/2 H2 निकल रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो याद कर लो, आगे आ जाते हैं। तो ये भी सेम रिएक्शन, अगर आपको यहाँ दिख रहा है थर्ड अपना 20 नंबर रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका फिनॉल है Na। क्या बताया था, अगर आपको मेटल दिख जाए, अल्कोहल फिनॉल दिख जाए, तो आपको बताना चाहिए कि मेटल के साथ ये कैसा बिहेव करता है, एसिडिक बिहेव करता है, जहाँ पे O और H का बॉन्ड टूटता है, तो H निकलेगा, यहाँ पे Na लग जाएगा, तो ये अभी आपने देखा था, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड, ONa यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखो नीचे इस वाले रिएक्शन, इसमें भी आपका हाइड्रोजन निकला होगा, इस वाले रिएक्शन में भी आपका जो अभी ऊपर देखा आपने, इसमें भी आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा क्योंकि H निकला है वहाँ से। अब इसमें आओगे तो इसमें भी आपका सेम चीज़ करना है। आपको क्या दिख रहा है, ये देखो एसिडिक बिहेव करता है, ये आपने क्या लिया, एक बेस लिया है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा जहाँ पे आपका सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। आपका ये क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से सोडियम फिनॉक्साइड ONa, और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से H निकला, यहाँ से आपका OH बचा रह गया, तो आपका क्या बन गया H2O। आपको वैसे ही पता है कि एसिड प्लस बेस गए सॉल्ट प्लस वाटर, वही हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे आपको रिएक्शन करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया आपने यहाँ पे रिएक्शन फिनॉल के साथ तो दिखा दिया NaOH, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ मेटल्स के साथ की बात की, आपने NaOH के साथ यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया।
जब आपने एल्कोहल, सॉरी यहाँ पे जब आपने एल्कोहल का रिएक्शन करवाया तो उसमें आपने सिर्फ मेटल के साथ रिएक्शन दिखाया, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, एनसीईआरटी ने बात लिखी भी है कि फिनॉल जो है ना, इन एडिशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन दिखाता है। वो कहना ये चाह रहा है कि वो जो आपने ऊपर देखा था ये दोनों रिएक्शंस जहाँ पे एल्कोहल रिएक्ट हो रहा था, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो NaOH है उसके साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। लेकिन जब नॉर्मल मेटल के साथ कर रहे थे तो वहाँ पे कोई भी वाटर नहीं निकल रहा था। अब दिक्कत क्या है कि अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर को लिखना चाहूँ कि मुझे बताओ एल्कोहल, फिनॉल और वाटर में एसिडिक ट्रेंड क्या है, तो आपको दिखेगा कि जो एसिडिक ट्रेंड है ऐसा है कि एल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है, H2O बीच में रहता है, और H2O से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? फिनॉल होता है। अब आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन आगे तब जाती है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाओ। अगर आप वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाओगे तो वो आपका रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाए, क्योंकि अगर आप वीक से स्ट्रॉन्ग जाओगे तो वो वापस आपको रिवर्स कर देगा रिएक्शन को। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे होता है। जब आप फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हो NaOH के साथ तब तो H2O बन रहा है और आपको दिख रहा है कि फिनॉल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, इजीली पॉसिबल है ये रिएक्शन। लेकिन अगर आप सेम एल्कोहल का रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो उस केस में भी वाटर बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि एल्कोहल जो है वो वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू वाटर, और इसीलिए ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, ये पीछे होने लगेगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग नहीं करवा पाते। तो इतना तो मैंने समझा दिया आपको। इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि मिथनॉल है, लेकिन पता नहीं वो पूछेंगे, लेकिन फिर भी याद रखो कि एल्कोहल आपकी कम एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन मिथनॉल जो है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब वो क्या कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी रिएक्शन आपको दे देंगे, कोई भी एक रिएक्शन लिखा होगा, बोलेंगे बताओ इस रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है। तो इस रिएक्शन से आपको सिंपल ये पता चल रहा है कि जो एल्कोहल और फिनॉल है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि वो ब्रोंसेड एसिड की तरह काम करते हैं, मतलब कोई भी अगर स्ट्रॉन्गर बेस उनके साथ है, जैसे NaOH था यहाँ पे, तो उनको वो अपना H+ डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो एज ए एसिड काम करते हैं। कौन? अपने एल्कोहल और फिनॉल। चीज समझ में आ गई हमें। अब हम लोग नीचे आते हैं। इससे पहले कि हम लोग ये चीज़ देखें, हम लोग पहले नीचे वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है। अभी मैंने बताया था कि एल्कोहल को अगर मैं वाटर के साथ कंपेयर कराऊंगा तो एल्कोहल उस समय एसिड की तरह काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल एक वीक एसिड होता है जब हम लोग वाटर से कंपेयर कराएंगे। इसका एक्सेप्शन बता दिया मैंने, मिथनॉल। उसको नहीं जाते हैं, हम लोग जनरल बात करते हैं। एल्कोहल क्या होता है? वाटर कंपेरिजन में वीकर एसिड होता है। अब वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा एसोसिएशन क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। कैसे? वो इस चीज़ को आपका एसोसिएशन में लिख के दे देंगे और ये लिख देंगे आपका रीजन में, वो एकदम ठीक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का, इस रिएक्शन का जो रीजन है वो ये दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपका रहा एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ पे H+ एक्सेप्ट कैसे काम कर रहा है? एज ए बेस। और जो अपना वाटर है वो एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि H+ यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एल्कोहल जो है वाटर कंपेरिजन में वीकर एसिड हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी कि वाटर एक बेटर प्रोटोन डोनर है। इसको भी एसोसिएशन रीजन की तरह यूज कर सकते हैं कि ये एसोसिएशन लिख दिया, ये रीजन हो गया अपना। अब ये तो हमने एसिड स्ट्रेंथ की बात कर ली कि अगर मैं इथेनॉल को वाटर से कंपेयर कराऊँ तो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मिथनॉल की यहाँ पे मैंने बात नहीं की है। ठीक है, अभी ऊपर इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि अगर मैं एल्कोहल और वाटर का रिएक्शन करवाता हूँ तो उस केस में एल्कोहल आपका एक वीक एसिड की तरह काम करता है, मतलब एल्कोहल यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, और एसिड की तरह कौन काम कर रहा है? वाटर, मतलब वाटर यहाँ पे वीक बेस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है घुमा के कि अगर वाटर क्या देता है? OH नेगेटिव दे सकता है। तो अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन को कंपेयर कर रहा हूँ एल्कोक्साइड आयन के साथ, तो एल्कोक्साइड आयन जो कि अपना एल्कोहल से आ रहा है और एल्कोहल वीक एसिड की तरह काम कर रहा था, तो मतलब इसका जो एल्कोक्साइड आयन आ रहा होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये आपने पढ़ा है पहले इक्विलिब्रियम में। तो एल्कोक्साइड आयन जो है अपना यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन जो कि वाटर से, आप देख सकते हो वाटर से भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे NaOH की बात की है। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ NaOH से हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम इथॉक्साइड से एल्कोक्साइड आयन, तो एल्कोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रखता होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। ये यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है कि एक एल्कोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोटोन एक्सेप्टर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और इसीलिए एल्कोक्साइड आयन क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस है। इससे आपको एक और चीज़ समझ में आती है कि एल्कोहल जो है वो ब्रोंसेड बेस की तरह भी काम कर सकता है। मतलब अभी आपने देखा एसिड तरह तो काम करता है क्योंकि H+ देता है, साथ ही साथ वो H+ एक्सेप्ट, मतलब प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है। और ये प्रोटोन एक्सेप्ट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होता है, आपको पता है। तो उसी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण ये अपना H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसलिए अल्कोहल ब्रोंसेड बेस की तरह भी काम करता है। तो अभी देख रहे हो अल्कोहल कितना वर्सेटाइल है। उधर देखा था अपनी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। अभी देख रहे हो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी। तो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है, आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसे कैसे स्टेटमेंट्स, ये सारे जितने पॉइंट्स बताइए सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, कैसे वो लिंक कर सकते हैं समझा दिया आपको। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, आपको गलत नहीं होगा फिर। अब आगे जाने से पहले ऊपर एक लाइन थी, वो ये था कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। ये सही बात है, अगर OH बॉन्ड पोलर नहीं होगा तो H टूटेगा कैसे वो बॉन्ड, और टूटेगा नहीं तो H+ निकलेगा नहीं। तो जितना ज़्यादा वो पोलर बॉन्ड होगा उतना इजीली H+ निकलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं इस एल्कोहल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा। अब होता क्या है कि पोलैरिटी क्या होती है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, तो इसके कारण पार्शियल चार्जेस डेवलप होता है, पोलैरिटी डेवलप होती है। अब अगर मैं ऑक्सीजन को पहले से कुछ दे दूं, मान लो आप भूखे नहीं हो, ठीक है, अगर आपको भरपूर खाना मिल रहा है पीछे से, तो आप दूसरे का खाना क्यों छीनोगे? लेकिन अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप सामने वाले से छीनोगे। तो सेम केस हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मैं उसको और इलेक्ट्रॉन साइड से देता रहूँ तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा और ये पोलरिटी, ये जो पोलैरिटी थी ये कम होने लगेगी और ये जो है इजिली फिर टूटेगा नहीं बॉन्ड। ठीक है, इजिली टूटेगा नहीं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ तो वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ा रहा है, इस कारण से पोलैरिटी OH बॉन्ड की कम हो जा रही है और वो टूट नहीं रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाए। यही रीजन है, ये AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, इसको ध्यान समझना जो मैंने अभी बोला आपको। तो अगर आप कंपेयर कराओगे तो अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन बढ़ेगा, उतना
उतना कम पोलर बॉन्ड हो जाएगा, और जितना कम पोलर बॉन्ड होगा उतना टूटने में उसको दिक्कत होगा, उतना कम ही एसिडिक, ठीक है। इसलिए इसका जो ट्रेंड है वो ये आता है कि प्राइमरी अगर एल्कोहल है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और एज कम्पेयर टू टर्शियरी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक लाइन है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिनॉल का रिएक्शन मेटल के साथ या फिर एल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ आपको क्या बताता है, ये बताता है कि एल्कोहल और फिनॉल जो है वो एसिडिक होते हैं नेचर। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि एल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन बता रहे हैं तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लिखाओ, क्योंकि एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं। तो सेम लाइन लिखेंगे, बस फिनॉल में एक एडिशन होता है बाकी मेटल्स के अलावा, सोडियम एल्यूमिनियम तो होगा ही, साथ साथ NaOH भी यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर एल्कोहल के लिए लाइन लिख रहे हैं उसमें NaOH नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो आपको छोटी सी लाइन से घुमा देंगे, छोटे से वर्ड से घुमा देंगे, आप ध्यान नहीं दोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और अभी जो मैंने आपको समझाया कि कैसे ऑक्सीजन पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, वही सेम चीज़ अभी हम लोग यूज़ करने वाले फिर से। यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पॉइंट कि अगर आप एक सबसे उसको डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि फिनॉल का जो रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो ये बताता है कि जो फिनॉल है वो एल्कोहल और वाटर कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा एसिड है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल तो NaOH के साथ रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, और अगर फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन दिखा के वाटर बना पा रहा है, मतलब कि फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि एल्कोहल तो रिएक्शन नहीं दिखा पा रहा है, और फिनॉल अगर वाटर बना पा रहा है रिएक्शन करके, मतलब वाटर से ज़्यादा एसिडिक फिनॉल है। तो ये आपको यहाँ से AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है यहाँ पे कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप एल्कोहल पे भी होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपके फिनॉल पे भी होता है। जो एरोमेटिक रिंग पे लगा हुआ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू उस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के कंपेरिजन में जो कि एल्काइल ग्रुप पे लगा है। मतलब कि ये देखो ROH है, नॉर्मल एल्कोहल है, इस पे भी OH है, और ये अपना फिनॉल है, इस पे भी OH है। ये एल्काइल ग्रुप पे लगा है, ये अपना एराइल ग्रुप है, मतलब कि अपना एरोमेटिक रिंग पे लगा है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आयनाइजेशन होता है, यहाँ भी H+ निकल रहा है, यहाँ भी H+ है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो OH है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू इस OH के। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन सेम वही चीज़, एसिडिक स्ट्रेंथ कब बनेगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हो। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण वो सामने से, क्योंकि उसके पहले से मैंने बोला था अभी अगर आपको कोई खाना दे रहे तो आप दूसरे का, क्योंकि सेम वही चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वो खाना सामने से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो पोलैरिटी कम हो जाएगी बॉन्ड की। पोलैरिटी कम हो जाएगी तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। सिमिलरली अगर इसमें बात करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो O है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे जो जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। आप बताओ मुझे कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp3 या sp2? आपको पता है sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। अगर मैं आपसे खाना छीनने लगूँ तो आप सामने वाले से छीनोगे, सेम वही चीज़ यहाँ पे होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इलेक्ट्रिक कम कर रहा है कार्बन पे, इसलिए ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन का छीनेगा तो और पोलैरिटी बढ़ जाएगी। पोलैरिटी बढ़ने से क्या होता है, इजीली वो ब्रेक होता है बॉन्ड, और H+ इजीली निकलता है, आयनाइजेशन इजीली होता है, और इसलिए ज़्यादा एसिडिक। तो यही सेम रीज़न है कि क्यों जो एरोमेटिक रिंग का OH है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एल्काइल। तो वही यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो sp2 है वो ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा खींचेगा, इसके कारण पोलैरिटी इंक्रीज कर जाएगा OH बॉन्ड का, और इसलिए वो ज़्यादा इजीली आयनाइजेशन दिखाता है फिनॉल में एज कम्पेयर टू एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत प्यारे तरीके से मैंने समझाया, इसको एक बार नहीं समझा तो रिपीट करना, आपको समझ आ जाएगा। अभी तो ये हमने बात कर ली कि कैसे एल्कोहल से ज़्यादा, एल्कोहल वाले OH से ज़्यादा अपने फिनॉल वाला OH जो है ज़्यादा एसिडिक होता है। अब हमें बात करना है कि जो फिनॉक्साइड आयन है, इस केस में देखो क्या बन रहा है, इस केस में आपका बन रहा है फिनॉक्साइड आयन, इस केस में बन रहा है एल्कोक्साइड आयन। अब इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कराऊँ तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छे से रेजोनेंस दिखाएगा, और यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, चार्ज का यहाँ पे डीलोकलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, और लेकिन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्योंकि फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड आयन। पहला पॉइंट यहाँ से एक अच्छा यार बन के आ सकता है। अब हमने फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की तो बात कर ली। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ कि फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको पता है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। आपको नहीं पता तो आप याद कर लो कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मान लो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल नहीं होता तो ये आयनाइजेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाता। मान लो हमेशा क्या होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, तो अगर फिनॉल ज़्यादा स्टेबल होता तो फिनॉक्साइड बनता ही नहीं, है ना। मतलब फिनॉक्साइड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड है। पहली चीज़ तो ये होगी। अच्छा, दूसरा, अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हो फिनॉल का तो आपको उसमें दिखता है कि जो ऑक्सीजन है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, उस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में ऐसा नहीं है, जो ऑक्सीजन है उस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। आपने पढ़ा है जब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करवाना होता है तो उसमें आप देखते हो कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे ज़्यादा अच्छा मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर मेरे को डायरेक्टली अच्छे से कंपेयर करवाना होता तो इसका रीजन यही होता कि फिनॉक्साइड आयन इसलिए स्टेबल है क्योंकि उस पर ऑक्सीजन आइटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन फिनॉल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन एनसीईआरटी ये लाइन नहीं लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि फिनॉल कम स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन है। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल सा है, क्यों? क्योंकि अगर जब आप रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पढ़ते हो तो उसमें बताते हैं कि अगर चार्ज में सेपरेशन है तो वो ज़्यादा अच्छा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी शायद चार्ज सेपरेशन से कुछ और कहना चाहती है। वो शायद ये कहना चाहती है कि फिनॉल के केस में आपको प्लस माइनस दोनों चार्ज देखने को मिलता है और उसमें भी प्लस चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे आएगा। बाकी इस लाइन को आप रट लो, अगर आता है ये लाइन तो कॉन्ट्रोवर्शियल सा यार बनेगा ये। इसमें बहुत लोग गलती करेंगे क्योंकि उनको लगे कि ये तो गलत कह रहा है कि चार्ज सेपरेशन है तो फिनॉल लेस स्टेबल, लेकिन चार्ज सेपरेशन है तो फिनॉल को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको याद कर लेना। बाकी मैंने इसका असली रीजन बता दिया कि अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप करोगे ऑक्सीजन आइटम पे नेगेटिव चार्ज को देख के, जो कि फिनॉक्साइड आयन पे है, लेकिन फिनॉल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। चार्ज डीलोकलाइजेशन तो दोनों में ही है। अब अगर आप सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स की बात करोगे, मतलब कि इसमें सिर्फ फिनॉल ना हो, कोई और ग्रुप लगाओ फिनॉल में, तो उस केस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना ज़्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अच्छा है, जो कि फिनॉल से
जो आपका आयन बन रहा है उससे अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट है, अगर मैं नाइट्रो ग्रुप की बात करूँ तो उसमें मोस्टली NO2 लगा हुआ आपको देखने को मिलता है। तो उसमें होगा क्या कि अब ये जो इफेक्ट है वो कहाँ पे अच्छा दिखता है, जब वो ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पे लगाओ। ठीक है, मेटा पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हो, इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था माइनस माइनस, देखो कहाँ पैरा, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, है ना। वैसे अगर इसका भी देखोगे तो यहाँ पे भी ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप NO2 लगाते हो, मान लो मैं किसी भी एक जगह लगा के दिखाता हूँ, मान लो आप पैरा पे लगा रहे हो NO2, तो अगर आप NO2 लगाते हो, मान लो यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ मैं, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को ये रेजोनेंस के थ्रू खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सिग्मा पाई यहाँ पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन खींच पाएगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर पाएगा, इसको स्टेबल कर पाएगा। लेकिन अगर आप मेटा पे लगाते हो NO2, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ पे रेजोनेंस है नहीं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। इसलिए मेटा पे इसका इफेक्ट नहीं दिखता है NO2 ग्रुप लगाने का, या किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिख पाता है। इसलिए हम लोग ऑर्थो पैरा पे लगाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट इसलिए दिखता है क्योंकि ऑर्थो पैरा पे जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो हो पाता है। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया अगर इसको लिखना हो तो। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि क्रिजॉल जो होते हैं ना, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम होता है। क्रिजॉल क्योंकि यहाँ नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए क्रिजॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया कि क्रिजॉल का स्ट्रक्चर देखो ये होता है, और इसके 3 आइसोमर्स हो सकते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, मतलब CH3 जो है ऑर्थो पे लगा हो सकता है, मेटा पे या फिर पैरा पे। तो क्रिजॉल में कुछ नहीं होता है, एक OH के साथ एक CH3 लगा होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक टेबल है जिससे हमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करना है, जो कि मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाया। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखो O नाइट्रोफिनॉल है, O नाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अगर मेरे को इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपको दिख रहा है सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा हुआ है। अच्छा, ये कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, तो ये जो NO2 -I भी दिखाता है, -M भी दिखाता है। तो -I -M जो है वो ऑर्थो दिखाएगा, पैरा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मेटा पे जो है -M नहीं लगता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए -M नहीं लगता है मेटा पे। ठीक है, तो मेटा पे क्या लगेगा, सिर्फ -I लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की अगर कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो सबसे कम किस में होगा, -I इफेक्ट, वीक इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू -M, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर पाएगा, इसलिए इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा वीक होगा। तो इसलिए देख पा रहे हो मेटा सबसे वीक है। अच्छा, अब बच गया पैरा और ऑर्थो। अब -M तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन जो करेंगे मेटा और ऑर्थो का, पैरा और ऑर्थो का, वो -I के हिसाब से करेंगे। -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा पास होगा OH के उतना ज़्यादा -I लगा पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आता है अपना, और इस हिसाब से अपना ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू पैरा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आता है कि यहाँ NO2 और OH जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पाता है, और इसके कारण जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे -I ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि -M तो सेम था दोनों में, -I ज़्यादा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे O को ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा NO2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो H निकलने में काफ़ी दिक्कत देता है, इसलिए ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम होता है। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है और NCERT ने इसको यहाँ पे समझाया है PK वैल्यूज के थ्रू। जितना ज़्यादा PK वैल्यू होता है उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने इक्विलिब्रियम पर है, तो इससे आप कंपेयर करोगे तो यही ट्रेंड आपका आएगा। तो क्यों आ रहा है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ऑर्थो में आपका H बॉन्डिंग है, इसीलिए इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑर्थो का कम हो जाएगा पैरा से, जबकि अगर कंसेप्चुअली जाओगे तो ऑर्थो का ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा वैसे ही आके हम लोग क्रिजॉल्स का कंपेयर करते हैं, तो ऑर्थो क्रिजॉल है, मेटा क्रिजॉल है, पैरा क्रिजॉल है। तो CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है, 2 इफेक्ट दिखाता है, हाइपर कंजुगेशन का दिखाता है और इंडक्टिव भी दिखाता है। तो यहाँ +H दिखाता है, +I दिखाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देता है। तो ऑर्थो पे +H लगेगा, मेटा पे +H नहीं लगता है, और पैरा पे भी +H लगेगा। ठीक है, सिमिलरली +I तो तीनों में लगेगा, जैसा हमने पहले भी देखा था। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो +I जो इफेक्ट है, ये +H+I मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, ऐसे अपना बेस बन रहा है कंजुगेट बेस, उसको अनस्टेबल करेगा और इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम करवाएगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें सबसे कम लग रहा है वो कौन सा इफेक्ट है, +I वाला। तो मतलब कि जो अपना मेटा क्रिजॉल है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है। +I वीक इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू +H, तो इसमें +H नहीं है तो कम डोनेट करेगा, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा कंजुगेट बेस बनेगा, ज़्यादा स्टेबल, इसलिए अच्छा क्या है, एसिड होगा। तो मेटा सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब बच्चा पैरा ऑर्थो। अब +H से तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, तो +I से देखेंगे। तो +I से कैसे देख पाओगे, तो +I जब देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये दूर है, तो दूर है तो उतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं करेगा O नेगेटिव को, लेकिन जो पास है वो ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, तो इसलिए ऑर्थो जो है वो सबसे कम हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। ये चीज़ इस तरीके से आपको कंपेयर करना था। फिनॉल को अगर कंपेयर कराओगे तो जब आप नाइट्रोफिनॉल से कंपेयर कराओगे तो आपको दिखेगा कि क्योंकि नाइट्रो ग्रुप स्टेबल करता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसलिए फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा किसका, नाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, वही आपको दिख रहा है कि देखो PK वैल्यू सबसे ज़्यादा है फिनॉल का जब इससे कंपेयर करें इन तीनों से, तो मतलब कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रोफिनॉल से कम है। लेकिन अगर आप क्रिजॉल से कंपेयर कराओगे तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है जो कि अनस्टेबल कर रहा है कंजुगेट बेस को, तो इस केस में आपका जो फिनॉल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू इन तीनों किसी भी से भी कंपेयर, किसी भी क्रिजॉल से कंपेयर करोगे तो। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझा दी। और एल्कोहल से तो ज़्यादा ही होगा ये सब,
ठीक है, तो इतना आपको पता है, ये बाकी इसको देख लेना। ये टेबल से जो कंक्लूजन था मैंने आपको समझाया। वैसे अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, उसका मैंने सारा डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। तो इसमें कौन कौन से थे, इसमें आपका एक प्रोपेनॉल था, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर था मैंने आपको सब बना दिया यहाँ पे नाम के हिसाब से। अब आपको कुछ नहीं करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखते पता चल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग नहीं है तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। हमने देखा था डीलोकलाइजेशन नहीं होता है तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है, तो ये सबसे वीक होगा, ठीक है। तो वही आपको दिखा है कि सबसे कम किसका है, प्रोपेनॉल का है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब ये रिंग्स में देखते हैं। तो रिंग्स में दिख रहा है सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या डोनेटिंग लगा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, विड्रॉइंग, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे डोनेटिंग लगा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि डोनेटिंग क्या है, वो कम करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, कम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा कंजुगेट बेस, मतलब फिनोक्साइड आयन को अनस्टेबल करेगा। तो इसलिए इसके बाद जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा वो ये होगा, क्रिजोल, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है देखो 4 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, उसके बाद कंपेयर करता हूँ। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ सारे नाइट्रोफिनॉल्स हैं, और नाइट्रो अगर ग्रुप लगा है तो वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है कंजुगेट बेस को, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी फिनॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो अब जो आएगा वो कौन आएगा, फिनॉल आएगा। इसके बाद हमें इन तीनों कंपेयर करना है आपस में। तो आपको दिख रहा है एक में सिर्फ एक NO2 लगा है, बाकी में आपका 2 लगा है, और इसमें आपका 3 लगा है, ठीक है। तो इसमें तो आप सीधे फिर लिख सकते हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना स्टेबल होगा, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे देख लिया 3 नाइट्रोफिनॉल उससे ज़्यादा, फिर 3,5 उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जिसमें 3 लगा है नाइट्रो, ठीक है। ऐसे आपको कंपेयर करना था। तो यहाँ पे हमने जो एसिडिक प्रॉपर्टी वाला पार्ट था एल्कोहल फिनॉल का वो खत्म कर लिया। और ये पार्ट क्यों आ पा रहा था, क्योंकि O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, और हमने देखा था कि जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो एल्कोहल या फिर फिनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं इसी O और H के बीच का बॉन्ड टूटने वाले का दूसरा रिएक्शन, जो कि है अपना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, तो याद रखना है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, ना कि R और O के बीच का बॉन्ड, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सबसे पहले याद रखो कि होता कब है, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन, बेसिकली सब ऐसे याद रखते हैं कि एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि हमने अभी देखा था, जब हमें LiAlH4 जो कि एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है उसको सेव करना था, तो हम लोग क्या करते थे, एस्टरिफिकेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले ईस्टर में चेंज कर लेते थे। तो बेसिकली हम लोग इसमें कौन कौन से रिएक्शन देखते हैं, हम लोग इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल या फिनॉल के साथ देखते हैं, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल के साथ देखते हैं, या फिर एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल का रिएक्शन देखते हैं, और तीनों ही रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन सकता है कि इनमें से कौन सा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं है। तो ये सारे रिएक्शन आपके एस्टरिफिकेशन होते हैं, ये आपको पता होना। कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का या फिनॉल का, एसिड क्लोराइड का अल्कोहल फिनॉल का, एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल फिनॉल का, ठीक है। ये 3 रिएक्शन आपके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आते हैं। करना कैसे है इस रिएक्शन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है बच्चों को। सिंपल याद रखो, अभी आपने देखा कि अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, O और H का बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, R और O का नहीं टूटेगा। तो अल्कोहल का जब O और H का टूटेगा तो क्या निकलेगा, H निकालना है, मतलब अल्कोहल से आपको H निकालना है, इतना कंफर्म है। ये तो तीनों में करना है, चाहे कोई भी तीनों रिएक्शन हो, चाहे एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, आपको अल्कोहल से H निकालना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो बाकी तीनों में से क्या निकालना है, तो उसको ऐसे याद रखो कि बाकी तीनों में से RC⋯O को छोड़ के जो पार्ट है उसको निकाल देंगे। उसके एग्जाम्पल से देखते हैं, ऐसा समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला ये अल्कोहल है, अल्कोहल से हम लोग तीनों में देखो H निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अपना एसिड एनहाइड्राइड, ये है अपना एसिड क्लोराइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में RC⋯O को छोड़ के क्या बच रहा है, OH बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए OH निकाल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, और RC⋯O को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से OH और H निकाल क्या बन जाएगा, H2 बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच का रिएक्शन। दूसरा देखते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल के बीच का रिएक्शन। तो अल्कोहल से तो फिर से H निकलेगा, और बाकी तीनों मैंने क्या बोला था कि इसमें आपको RC⋯O को छोड़ के बाकी पार्ट निकाल लेना है। तो इसमें छोड़ोगे तो क्या बचेगा, OCOR बचेगा, तो ये निकल जाएगा H के साथ, ठीक है। और ये क्या बना, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया RCOOH, ठीक है, और यहाँ पे ये OR इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका RCOOR, ये बन गया आपका ईस्टर। तो ईस्टर तो तीनों में बन रहा है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बोलना भूल गया। RC⋯OOR, यहाँ भी ईस्टर बना, RC⋯OOR, यहाँ भी ईस्टर बना। बाकी साथ में क्या निकल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस केस में आपका यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें भी वही करेंगे, अल्कोहल से H निकाल दिया, और एसिड क्लोराइड से RC⋯O को छोड़ के जो पार्ट बचा वो निकाल दिया। तो यहाँ पे आपका फिर से ईस्टर बन गया दोनों मिलके, और HCl यहाँ पे निकल गया। तो तीनों में क्या निकल रहा है आपको दिख गया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट किया तो H2 निकला, ठीक। जब एसिड एनहाइड्राइड को रिएक्ट करवाया तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकला, साथ में ईस्टर तो निकलेगा ही तीनों में, और इस केस में भी आपका क्या निकला, HCl निकला, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि थ्योरी में यहाँ लिखी है, वो पार्ट को हम लोग को देखना है। अब आते हैं हम लोग थ्योरी पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले जो पहला 2 रिएक्शन है, आपको इसको सीक्वेंस में याद रखना है। पहले 2 रिएक्शन में आप याद रखो कि पहला रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ था अल्कोहल का, दूसरा रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन था, ठीक है। इन दोनों ही रिएक्शन में हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 आप कह सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। वो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि H+ यहाँ पे यूज हो रहा है, पहला पॉइंट। इसमें आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो एसिड क्लोराइड वाला रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे इसमें क्या हम लोग H+ यूज करें तो नहीं करें, ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस में यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो दोनों ही रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और इसलिए इसमें जो H2O बन रहा है इसको हम लोग जैसे ही बना उसको निकाल लेते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते रहे। अच्छा,
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन उठाएंगे तो मोस्टली चांस ये पिरिडीन वाला क्वेश्चन उठाएंगे। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो उसमें हम लोग पिरिडीन यूज़ करते हैं जो कि एक बेस है। तो इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे HCl निकल रहा है और HCl आपका एक अच्छा एसिड है। तो अगर हम लोग इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। तो इसी HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पिरिडीन यूज़ करते हैं जो कि एक अच्छा बेस है, और उसके बाद ही ये रिएक्शन जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो पाता है, राइट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो पाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस इक्विलिब्रियम को आगे की तरफ शिफ्ट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे पिरिडीन यूज़ करते हैं ताकि वो HCl को न्यूट्रलाइज कर पाए। अब चलते हैं हम लोग रिएक्शन कॉपी की तरफ और देखते हैं कि हमने कहाँ तक कर लिया। तो ये हमने रिएक्शन देख लिए थे, एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन हमने देख लिए तीनों। उसके बाद हाँ, एक चीज़ मैं बताने भूल गया कि यहाँ पे हमने आर भी लिखा है, AR भी लिखा है, तो ये हमने अल्कोहल के लिए भी कर लिया और फिनॉल के लिए भी कर लिया। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो फिनॉल में हम लोग अलग से एस्टरिफिकेशन नहीं करेंगे, हमने ही कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, ये आपको देखते ही याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन जैसे दिखा है इसमें करना क्या है। सबसे पहले जैसे ये रिएक्शन दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक COH ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, एक OH भी लगा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एसिड एनहाइड्राइड देखने को मिल रहा है, जो कि इसको मैं खोल के दिखूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि 2 बार लगाना है उसको, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये मैंने उसको खोल के लिख दिया। अच्छा, तो इसका रिएक्शन बेसिकली किसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है। अच्छा, आपको यहाँ दिख रहा है OH है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एसिड एनहाइड्राइड है, तो क्या आपको ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं दिख रहा है? तो ये एस्टरिफिकेशन दिखा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड तो नहीं दिखाएगा अपना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आपको अल्कोहल और एसिड चाहिए होता है। तो ये रहा अपना एसिड एनहाइड्राइड, ये रहा अपना अल्कोहल। क्या करोगे, अल्कोहल से H निकालोगे और एसिड एनहाइड्राइड में RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट छोड़ के बाकी हटा दोगे, बाकी निकाल दोगे। ठीक है, तो ये पार्ट क्या करेगा, H लेके निकल जाएगा और ये पार्ट जुड़ जाएगा कहाँ पे, O के साथ, है ना, ये पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ये ऐसा बन रहा है कुछ, COOH, और O के साथ कौन सा पार्ट जुड़ेगा, RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट, तो ये CO तो पहले से था, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, और यहाँ से H निकला था जो कि इसके साथ जुड़ जाएगा, जो आपने अलग से निकाला था उसको, तो वो क्या बन गया आपका C, मैंने बताया था उसमें एसिड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे OH, तो ये बन गया आपका एसिटिक एसिड, और यहाँ पे ये बना है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एस्पिरिन। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे रिएक्शन करना है। अब इसको एनसीईआरटी से एक बार खोल के देखते हैं कि और क्या क्या नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन कैसे करना है मैंने समझा दिया, बेसिकली ये आपका एस्टरिफिकेशन ही रिएक्शन है, बस कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। ठीक है, बहुत चांस है कि क्वेश्चन आपका आ जाए यहाँ पे। तो इसमें आपका देखो, सबसे पहले बोलता है कि इसको बोलते क्या है, तो यहाँ पे जो बन रहा है उसको हम लोग एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसका और क्या नाम है, तो देखो ये जो बन रहा था ना, ये सैलिसिलिक एसिड था। ठीक है, जिसमें OH लगा होता है और उसके बगल में ऑर्थो पे COH लगा हुआ है, तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है। जिसके बाद ये जो बन रहा है यहाँ पे क्या करवाया आपने, एसिटाइलेशन करवाया इसका, तो इसलिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन गया। ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप आपने यहाँ पे लगाया। अच्छा, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या बना था, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। तो ये जो आपने एसिटाइल ग्रुप जोड़ा है उसमें, इसको हम लोग एसिटाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, आपने सैलिसिलिक एसिड में क्या किया, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ा है, ये भी आपने देखा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपने देख लिया, इसमें आपको क्या मिल रहा था, एस्पिरिन मिल रहा था, या फिर उसको और अच्छे से क्या बोलोगे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था। तो ऐसा आपका स्टेटमेंट आ सकता है कि अगर मैं सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करवाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑप्शन में एक होगा एस्पिरिन, वो सही आंसर है, या फिर ऑप्शन में हो सकता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, तो वो भी आपका सही आंसर है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आपके जितने भी रिएक्शंस थे जिसमें हम लोग O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे थे वो खत्म हो गया। अब आगे हम लोग को देखना है C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ने पे कैसे कैसे रिएक्शंस हम लोग को देखेंगे। तो आगे वाले रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो ये जितने हार्ड रिएक्शंस हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। और अगले लेक्चर में हम लोग इस CO बॉन्ड वाले जितने भी रिएक्शंस उसको कवर करेंगे। अब इसमें स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बचा है, उसको मैं बताता हूँ, आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये बहुत बेसिक है, क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। जो शुगर हो गया, कॉटन हो गया जो फैब्रिक्स में मिलता है, या फिर पेपर हो गया जिस पर आप लिखते हो, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने क्या लिखा है, आपको पता है कि ईथर जो होता है वो होता है ROR-। इसमें बेसिकली क्या होता है कि RH में से H हटा के OR- को लगाते हैं। तो अगर H हटा के जो OR- लगा रहा हूँ वो नॉर्मल ऐसा है, ठीक है, जिसमें एल्काइल ग्रुप है तो एल्कॉक्सी बोलेंगे इसको, और अगर उसमें कोई एरोमेटिक रिंग आ रहा है तो एराइलॉक्सी बोलेंगे। तो ये दोनों ही ईथर ही है, और कैसे बनता है ये बस मैंने बताया हुआ है। उसके बाद मोनोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, जिसमें OH एक ही हो। डाइहाइड्रेटिक किसको बोलेंगे, जिसमें 2 OH हो। ट्राईहाइड्रिक किसको बोलेंगे, जिसमें 3 OH हो। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल तो पता ही आपको। हाँ, एलाइलिक किसको बोलेंगे, जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन है। ठीक है, मतलब कि डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन से OH लगा है। ये नहीं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही OH नहीं लगा है, डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसके बगल पे एक कार्बन है और उस कार्बन से OH लगा है, तब आप उसको बोलते हो एलाइलिक। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ा था हेलोजेन्स में। वहीं पे बेंजीन रिंग के बगल में एक C लगा हो और उससे फिर OH अगर लगा है तो उसको फिर आप बोलते हो बेंजाइलिक। ठीक है, इसको अगर आप विनाइलिक से कंपेयर करोगे तो विनाइलिक में क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही आपका OH लगा हुआ है, इसको विनाइलिक बोलते हैं। तो विनाइलिक और एलाइलिक में डिफरेंस ये आपको दिख रहा है सामने। अच्छा, उसके बाद ईथर को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, सिंपल आपको याद रखना है कि ईथर में 2 टाइप के ईथर होते हैं। अगर जो O है उसके दोनों तरफ जो ग्रुप्स लगे हैं वो सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो ग्रुप्स अगर लगे हैं R-O और इधर आपका R- है, मतलब ये दोनों ग्रुप्स जो हैं अलग अलग है, तो इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स ईथर बोलते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा मिक्स्ड ईथर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल जिसमें ग्रुप्स अलग अलग हों O के अगल बगल, तो वो आपके अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर है। वैसे अगर दोनों ग्रुप सेम है
तो उसको सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर बोलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल पहचाना था, वो तो आप कर लोगे इसलिए। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे ये बात लिखी कि इंपॉर्टेंट लाइन बताना भूल गया कि एलाइलिक हो, बेंजाइलिक अल्कोहल हो या कुछ भी हो, आप सब में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्लासीफाई कर सकते हो। मतलब एलाइलिक को भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासीफाई कर सकते हो, बेंजाइलिक को भी कर सकते हो, क्योंकि उसका रूल क्या है, उसका रूल सिर्फ ये है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है वो आपको देखना है। तो अगर मैं आपको एलाइलिक का ही पूछ रहा हूँ, जैसे इसका मैं डिग्री पूछ रहा हूँ, इसमें क्या है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। भले ही ये एलाइलिक है लेकिन फिर भी हमने इसका डिग्री लिख सकते हैं, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें यहाँ से एलाइलिक अल्कोहल कौन कौन से वो पहचान के बताओ। तो सिंपल पहचानोगे, देखो OH जिस कार्बन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये आपका एलाइलिक है। सिंपली ये भी आपका एलाइलिक है, क्योंकि OH जिस कार्बन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहेंगे कि भैया OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी एलाइलिक हुआ? नहीं, इसको हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग आ गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ एलाइलिक जो है सिर्फ ये दोनों है, और ये तो आपका बेंजाइलिक भी नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नेम्स देख लेना है कि इसको हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, जिसमें 2 कार्बन होगा और दोनों पे OH लगा होगा, और ये कार्बन भी आपस में जुड़े होंगे। और अगर 3 कार्बन है ऐसे और तीनों पे OH लगा है तो उसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए, इन दोनों का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेम, जैसे कि हम लोग ज़ाइलिन जानते हैं, अभी हमने क्रिजॉल देखा था, वैसे ही यहाँ पे क्रिजॉल ही दिया हुआ है कि क्रिजॉल किसको बोलते हैं, जहाँ पे OH और CH3 लगा हो। तो इसमें 3 आइसोमर मिल सकते हैं आपको, ऑर्थोक्रिजॉल, मेटाक्रिजॉल या फिर पैराक्रिजॉल। IUPAC नेम तो आपको पता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि फिनॉल जो है ना वो कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। तो कभी अगर स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि फिनॉल का IUPAC नेम लिखो तो उसमें फिनॉल ही आंसर आएगा, या फिर कुछ भी स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं, इंटरेस्टिंग सा बन सकता है कि फिनॉल जो है वो ऑलरेडी एक IUPAC नेम ही है, कॉमन नेम नहीं। कॉमन नेम भी है, IUPAC नेम भी है, मतलब कि उसके कॉमन नेम को ही हमने IUPAC नेम रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ तक तो सबको पता होगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज करेंगे कि कैटिकोल क्या होता है, ज़ेज़ोरकिनोल क्या होता है और हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है सबका, इसको देख लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि ये पूछने का चांस है, इसको ध्यान से देख लेना आपकी किसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। चलो ये आपका खत्म हो गया। हाँ, उसके बाद आपका बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि अगर आप बॉन्ड एंगल ऑफ एल्कोहल की बात करोगे तो वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम आता है। मतलब 109.5 डिग्री जो पढ़ते हो आप टेट्राहेड्रल एंगल sp3 के केस में, उससे एल्कोहल के केस में बॉन्ड एंगल हल्का कम होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ऑक्सीजन में लोन पेयर है, और ये लोन पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे इस बॉन्ड पे, और मतलब बॉन्ड पेयर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही होता है, तो इसको रिपल्शन देंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल हल्का सा टेट्राहेड्रल से कम हो जाता है। देखो 108.9 है तो 109 से हल्का कम है। अच्छा, वहीं पर अगर आप ईथर की बात करोगे तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ज़्यादा होता है टेट्राहेड्रल से। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईथर में आपके बल्की ग्रुप्स लगे होते हैं, देखो, और ये आपस में इधर रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल जो है 11.7 हो गया है, 109 से बढ़ गया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि अगर मैं टेट्राहेड्रल एंगल की बात करूँ तो उससे कम होता है एल्कोहल का, उससे ज़्यादा होता है अपना ईथर का, ठीक है। क्यों होता है दोनों का रीजन बता दिया, तो वहाँ से अलग अलग अपना एयर क्वेश्चन बन के आ सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो फिनॉल है उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, और अगर नॉर्मल कोई बताता हूँ एल्कोहल तो उसमें भी अपना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो मैं अगर पूछता हूँ कि इन दोनों बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो तो किसका ज़्यादा होगा, तो आपको पता है कि जो फिनॉल है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और इसीलिए वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू मिथनॉल। अगर मैं फिनॉल और मिथनॉल को कंपेयर करता हूँ तो मिथनॉल अपना स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिनॉल में आता है, इसीलिए फिनॉल का बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मिथनॉल। ये एक रीजन हुआ, तो यार एक यहाँ से बन सकता है। दूसरा रीजन कह सकते हो कि जो फिनॉल है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और वो ऑक्सीजन को अच्छे से पकड़ के रखता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वहाँ पे बॉन्ड लेंथ और कम हो जाता है। तो ये 2 रीजन आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बस इतना पॉइंट था और यहाँ पे हम लोग का आज का वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग जितने भी CO बॉन्ड टूटने पे जो रिएक्शंस होते हैं उसको कवर कराएंगे, सारे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देख लेंगे, और उसके बाद थर्ड वीडियो में हम लोग ईथर करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।